अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम दूसरी अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं और लेट मी सी कि हमारी जो स्ट्रीम है वो लोगों तक पहुंच रही है। और ठीक है, ग्रुप में शेयर कर लेते हैं। वालेकुम सलाम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कुछ कोई मैसेज कर दे, सॉरी कमेंट कर दे, तो थोड़ा आइडिया रहेगा कि आवाज़ आ रही है। फिर देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। अहमद गुज्जर साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सुभान। किसी को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दे। जी ठीक है। गूगल क्लासरूम के अंदर सारा कुछ अब उससे ही मैनेज करेंगे। मेरा प्लान ये है कि एवरीथिंग गूगल क्लासरूम से ही आपको, कोई क्लास टाइमिंग है, किस टाइम पे ब्रॉडकास्ट होना है, कब होना है, कोई असाइनमेंट है, कोई कम्युनिकेशन है, सारा कुछ उधर ही लेके जाएंगे, गूगल क्लासरूम के अंदर ही मैनेज करेंगे। अभी के लिए जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो लिंक मैंने शेयर किया था, उसके थ्रू ज्वाइन कर लें। अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, 20-30 लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम फुली उसको यूज़ करेंगे। अभी उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग वहाँ पे नहीं है। एक दफ़ा इंश्योर हो जाए कि सब लोग वहाँ पे आ गए हैं, तो फिर हम गूगल क्लासरूम को यूज़ करेंगे। वो अच्छा चीज़ है, वो एक अच्छी चीज़ है। उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है और अच्छा जो है कोर्स आगे बढ़ सकता है। मोहम्मद अब्दुल्ला, ये हमने फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर डिस्कस किया था कि क्या रोड मैप हैं, क्या गोल्स हैं, क्या डेडलाइंस हैं, क्या कैसे अचीव करेंगे, क्या चीज़ चाहिए हमें अचीव करने के लिए, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। ओके, जब मैंने देखा था तो 30 के करीब थे, अब 67 हो गए। अच्छा है। लेकिन अभी भी कम है, अराउंड 100 से ऊपर है शायद हमारी क्लास। मुझे कंफर्म करना पड़ेगा एडमिन से कितने टोटल हैं। तो माइट भी कोई दूसरे सेक्शन से आ गए हों, मुझे नहीं पता वहाँ पे। तो देखना पड़ेगा कि सब लोग वहाँ पे आ गए हैं तो फिर फुली उसे यूटिलाइज करेंगे। सब लोग यहाँ पे हमें वॉच कर रहे हैं। और अच्छा है। 2-3 मिनट और देखते हैं, अगर कोई और दोस्त जो थोड़ा लेट हो गए, दो 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं कि आज हमने क्या देखना है। आज मेरा प्लान ये है कि हम लेआउट को डिस्कस कर लें। अभी सीएसएस में कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमने लर्न करनी है। अभी हमने टेक्स्ट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। अभी जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे उसमें और सीएसएस मॉडल को कवर कर लिया, जो कि इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो सीएसएस में कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है। मतलब अगर आप देखोगे 13 और 14 चैप्टर्स के अंदर टेबल के रिलेटेड और लिस्ट के रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि इस
क्लास में हम हल्का सा लेआउट कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, उसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि इस वीक में हम कोई लेआउट के रिलेटेड असाइनमेंट्स शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लेआउट अंडरस्टैंड हो गया एक दफ़ा से, फिर उसके ऊपर आप बहुत सारी दूसरी असाइनमेंट्स कर सकते हो। तो मेरा प्लान ये है कि हम लेआउट को अंडरस्टैंड करें थोड़ा-सा आज की क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम बुक को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि हम कैसे जो है चीज़ें और भी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। बाकी सारी जो छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इवन आप खुद से भी बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वीक जो है हमारा वेस्ट ना हो, क्योंकि कोई बड़ी असाइनमेंट मैं दे नहीं पा रहा, उसकी रीज़न ये है कि वो असाइनमेंट्स जो हैं लेआउट पे बेस करती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज हम लेआउट क्लियर कर लें और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कैसे जो है और कौन-सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो माइट बी हम 1 वीक के अंदर उसको कवर कर लेंगे। आज जो कांसेप्ट है पोजीशनिंग का, और इसके रिलेटेड जो बूटस्ट्रैप है या लेआउट जो है वो सीख लेंगे ज़रा। डेटाबेस कौन-सी पढ़ाएँगे? कोई पूछ रहा है डेटाबेस मोंगोडीबी पढ़ेंगे, फायरबेस पढ़ेंगे, फायरस्टोर, फायरबेस का ही डेटाबेस है। जी, उसमें लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, सारी स्ट्रीम उधर पड़ी रहती हैं। और भी बहुत सारे फीचर हैं उसके अंदर, वो यूटिलाइज़ करेंगे हम। अभी मेरे ख़्याल से शुरू कर लेना चाहिए अभी, या वेट कर रहे हैं अभी थोड़ा-सा टाइम और। 26 लोग देख रहे हैं अभी। ग्रुप बनाएँगे, जस्ट सीएसएस का मैं वेट कर रहा हूँ, सीएसएस का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद फिर ग्रुप बनाएँगे। अम, हाँ जी, ज़रूर राशिद, क्यों नहीं, कर सकते हैं। यही तो प्लान है कि हमें मिल के कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे करना है। आपस में मिलेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, डेफ़िनेटली तभी तो हम किसी बड़े लेवल पे अचीव कर सकते हैं और पाकिस्तान का नाम किसी बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें आपस में पहले अंडरस्टैंडिंग करनी है, सीखना है, मेहनत करनी है, एक-दूसरे की हेल्प करनी है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अ जी, नवीद, आज हम उसी के ऊपर फ़ोकस करेंगे कि ये एक्चुअली मोबाइल पे कैसे रिस्पॉन्सिव देखना है और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस कैसे कवर करनी है, और उसके अलावा और थोड़ी इस तरह की चीज़ें, उसी के ऊपर आज बातचीत होगी। रिज़ल्ट आई थिंक सो बन गया है अभी। मुझे याद नहीं रहा आज पूछना, मैं आज थोड़ा बिज़ी था दिन में। तो अगर बन गया तो मैं उनको आज मैसेज कर देता हूँ कि वो, या माइट बी कि वो पब्लिक ना करना चाह रहे हों, वन टू वन बताना चाह रहे हों कि अच्छा नहीं लगता कि सबको दूसरों का रिज़ल्ट नज़र आए। मुझे पता नहीं पॉलिसी क्या है अभी की, तो मैं पूछ के फिर बता सकता हूँ कि रिज़ल्ट ऑनलाइन होगा, रिज़ल्ट कैसे होगा, ये पता करना पड़ेगा उनसे। ये हैं कोई, वो जानना चाह रहे हैं कि कोई कोर्स
कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या जैसे ऐसे ही लेक्चर लेते हैं, या नहीं? ये एक्चुअली ये कोर्स है कंप्लीट, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सैलानी के थ्रू कोर्स हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से जैसे इंस्टीट्यूट सारे बंद हो गए हैं, तो हमें जो हमारा ऑन साइट कोर्स है उसे डिले करना पड़ा है, यानी कि 1 मंथ 1.5 मंथ जब तक उन्होंने इस पे पाबंदी लगाई है, तो हम वहाँ पे ऑन साइट क्लास नहीं ले सकते। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, जितना हम कर सकते हैं, जितनी कोशिश डेफिनेटली, जो 1 to 1 वहाँ कम्युनिकेशन है, जैसे वहाँ पे हम बातचीत करते हैं या जैसे वहाँ पे क्लास होती है, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि कुछ अच्छा से अच्छा जो है ना वो मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, अच्छा से अच्छा गाइड करूँ। लेकिन ये कोर्स परमानेंट यहाँ पे नहीं हो रहा, ये कोई फेसबुक लाइव पे सारा कोर्स नहीं है। ये कोर्स हमारा ऑन साइट प्लेस है सैलानी की, वहाँ का कोर्स है ये। कोरोना की वजह से इसको थोड़ा सा ऑनलाइन किया गया है, उसके बाद ये दोबारा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर कोरोना। तो जिन लोगों की वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस हैं, डेफिनेटली वहाँ पे सिटिंग वही कर सकते हैं। अब चूंकि फेसबुक लाइव पे है, तो यहाँ पे तो आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है इस कोर्स को यहाँ पे। लेकिन आफ्टर दी कोरोना जब हम ऑन साइट दोबारा चले जाएंगे, तो फिर ऑनलाइन ऐसे नहीं होगा। ऑनलाइन लाइव आंसर क्वेश्चंस होते हैं, क्यूए ऑनलाइन होता है जिसमें हम बातचीत करते हैं आपस में। कोई भी इश्यूज रिजॉल्व होते हैं वो आपस में रिजॉल्व करते हैं, तो उस पर कम्युनिकेशन चलती रहती है, लेकिन कोर्स के रिलेटेड यहाँ पे नहीं होगा। लेक्चर रिकॉर्डेड हैं जो, वो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, और यहाँ पे फेसबुक के भी ऊपर मिल जाएंगे, और सारी असाइनमेंट भी फेसबुक के पेज पे मिल जाएंगी अगर आप फॉलो अप करें। मतलब साथ साथ लर्निंग करें और साथ साथ असाइनमेंट्स करें, तो आपकी काफ़ी लर्निंग हो सकती है। अब्दुल रहमान, हम भी यही सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो है वो ऑन साइट क्लासेस पे दोबारा चले जाएं। जी असाइनमेंट होगी, इसीलिए हमने आज एक कंसेप्ट रन करना है लेआउट का, उसके बाद असाइनमेंट होगी। मैं ग्रुप नेम पूछ रहे हैं कहाँ पे होता है यूट्यूब का, मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ पे जाएं और सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने काम पे कि आज हमने काम क्या देखना है और करना क्या है। लेट्स बैक टू दी वर्क। मुझे थोड़ा सा देखना है कि मुझे प्रेजेंटेशन देखनी है जो हमने आज देखनी है। प्रेजेंटेशन है। चलो जी, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? कोर्स का ड्यूरेशन आई थिंक सो 6 मंथ से 8 मंथ के दरमियान है। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारी लर्निंग की स्पीड क्या है, उसकी बेस पे वो होगा। तो लेट्स सी कि अभी हम फोकस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को लास्ट पे देखेंगे, हम अपना अभी काम कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर आते हैं और हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं। हम सीएसएस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो हमारा गोल है अभी करंटली वो ये है कि हमें सीएसएस को सीखना है कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज, सीएसएस है क्या, होती क्यों है। जब भी मैंने बात करता हूँ कि जब भी इंसान को लर्न करना हो तो उसको तीन चीज़ों को जो है, थ्री स्टेप्स हैं जो उसे सीखने होते हैं किसी भी कंसेप्ट के बारे में, कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्यों है और उस चीज़ को कैसे करते हैं। ये तीन चीज़ें अगर हमें किसी भी चीज़ की समझ आ जाए तो हमारे लिए इनफ होता है। तो जब भी कोई नई लैंग्वेज, कोई नई चीज़ सीखते हैं तो आपको उसको सीखना है कि वो कैसे यूज़ करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, फिर उसकी ज़रूरत क्यों है, हम करते क्यों हैं उसको यूज़, और फिर वो है क्या एक्चुअली, वो कंसेप्ट क्या है। तो हम सीएसएस को पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये होती क्या है, फिर इसका सिंटैक्स क्या है, कोई प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू होती है, फिर सीएसएस के अंदर सिलेक्टर्स होते हैं, हम अपने एचटीएमएल को टैग को लेके आते हैं सीएसएस के अंदर, फिर हम उसके ऊपर जो है हम फोकस कर रहे होते हैं कि हमने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसका कलर चेंज करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, इस तरह के कुछ काम करते हैं। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे सीएसएस के अंदर, जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे है वो है सीएसएस की पोजीशंस। अच्छा, सीएसएस की पोजीशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि सीएसएस वेब के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो चीज़ कैसे काम करती है। लेट्स सी के इधर हम बना लेते हैं आज की, टुडे के नाम से बना लेते हैं फिलहाल। Restore HTML style load, सॉरी style डॉट css होता है ना, HTML से तो कोई मीनिंग नहीं होता। अच्छा, बेसिक हमने लेआउट सेटअप कर लिया। उसके अंदर अब हम, अगर आप यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे H1 लगाता हूँ, उसके अंदर 5 करेक्टर लेते हैं, फिर मैं कोई H2 ऊपर लगा देते हैं, H2 लगाते हैं ऊपर, उसमें कोई एक करेक्टर सेटअप करते हैं, समथिंग, देन कोई पैराग्राफ लगा लेते हैं, उसमें पैराग्राफ आ जाएगा। उसके बाद फिर कोई हेडिंग लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। और इसको अगर हम ब्राउज़र में ले जाएं और देखें तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है राइट नाउ। सही है। एक चीज़ आपने फोकस की होगी इस, जब हम ये ऐसा कुछ काम करते हैं, जब अपने कंटेंट डाल रहे होते हैं, जब अपने एलिमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं सीएसएस के अंदर, आपने एक चीज़ फोकस की होगी यहाँ पे कि यार ये इसकी जो पोजीशन है या इसकी जो, जब हम कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये ब्राउजर में बिल्कुल जब एक चीज ऐड करते हैं उसका अगली चीज उससे नीचे, फिर उससे आगे नीचे, इस तरह क्यों है ये, इसकी क्या लॉजिक है, ऐसे क्यों है। फॉर एग्जांपल मैंने ये H1 लगाया तो ये H2 के बाद H1 लगाया तो इसके आगे इस तरफ को क्यों नहीं जा रहा, ये इस तरफ को क्यों नहीं मूव कर रहा है, ये इस तरफ को ही क्यों मूव कर रहा है। एक चीज तो ये अंडरस्टैंड करनी है हमें कि इसमें अंडरस्टैंड क्या करना है कि बाय डिफॉल्ट किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक पोजीशन होती है। इसका रीजन क्या है कि हर वो एलिमेंट, जब भी हम कोई नया एलिमेंट क्रिएट करेंगे, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ये ब्राउजर का, बाय डिफॉल्ट ये HTML का बिहेवियर है कि जब भी हम कोई नया एलिमेंट यूज करते हैं तो उसने जिस पोजीशन पे वो हम एलिमेंट यूज करेंगे उस एलिमेंट ने अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को देख के उससे नीचे अपने आप को एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये टॉप टू बॉटम ऐड होता जाएगा, आप जितने एलिमेंट ऐड करते जाओगे ये टॉप से ऐड होते जाएंगे और बॉटम की तरफ इंक्रीज करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। और ये बिहेवियर ऐसा क्यों है, इन एलिमेंट की पोजीशन की वजह से, इनकी पोजीशन स्टैटिक होती है।
स्टैटिक होने का क्या मकसद है? जब हम पोजीशन किसी एलिमेंट की स्टैटिक रखेंगे तो उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो चलेगा, और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एचटीएमएल के अंदर क्या है कि हर एलिमेंट ने अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को देख के उसके नीचे एडजस्ट होना है। जहाँ पे उस एलिमेंट की जो है बॉर्डर खत्म होंगे, जहाँ की हदूद खत्म होगी, तो ऑटोमेटिकली जो है उससे नीचे दूसरा एलिमेंट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर कंट्री के बॉर्डर्स की बात करें, तो जहाँ पे इंडिया की हदूद खत्म होती है उससे आगे पाकिस्तान की शुरू होती है। इसी तरह अफगानिस्तान को देखें तो जहाँ हमारे बॉर्डर खत्म होते हैं तो उससे आगे दूसरे बॉर्डर शुरू होते हैं। तो ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, जहाँ पे एक एलिमेंट के बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, मतलब उसकी पोजीशन जहाँ पे खत्म हो जाएगी, वो एलिमेंट ने जितनी स्पेस लेनी थी जहाँ उसकी खत्म हो जाएगी, तो दूसरा एलिमेंट ऑटोमेटिकली उससे नीचे आएगा। उससे नीचे क्यों आएगा? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पोजीशनिंग का मेथड एलिमेंट्स यूज करते हैं वो स्टैटिक होता है। अब स्टैटिक से क्या मुराद है? स्टैटिक से मुराद ये है कि हमने उसको कोई भी हमारी प्रेफरेंस नहीं है कि तुमने किस तरफ जाना है, तुमने कौन सी स्पेस कंटेन करनी है ब्राउजर में। हम ब्राउजर को कहते हैं कि डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है एचटीएमएल का, और डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि हर एलिमेंट अपने से ऊपर वाले एलिमेंट का बॉर्डर देखता है और उसके नीचे एडजस्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इनको बॉर्डर और वो दे दें, मैं कहता हूँ जी H1 को बैकग्राउंड कलर हम उसको ये दे देते हैं, और बॉर्डर जो है वो ब्लैक दे देते हैं 5 पिक्सल। सॉरी 5 पिक्सल। स्टाइल इसका रख देते हैं डॉटेड, और कलर ब्लैक कर लेते हैं। तो ये आ गया है। अब इससे दूसरे एलिमेंट को कैसे पता लगा? बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है एलिमेंट की वो ये होती है कि जहां पे इस एलिमेंट की हदूद खत्म होगी, अगले एलिमेंट ने उस हदूद से आगे वाली तरफ आना है। मतलब डेफिनेटली जब हम कोई अगला एलिमेंट लगाएंगे, आगे एक पी का एलिमेंट लगाया है, उसने डेफिनेटली इस वाली हदूद से नीचे की तरफ आना है। इसकी इसको कैसे पता कि इसको नीचे की तरफ आना है? उसकी रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट जो पोजीशनिंग का मेथड यूज करते हैं एलिमेंट, वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बॉर्डर के बाद नीचे की तरफ शुरू होता है। तो इसने ये वाली सारी स्पेस इसके पास है, तो डेफिनेटली जो अगला एलिमेंट आएगा तो वो उसने इस वाले बॉर्डर को देखना है। अच्छा, इसकी हदूद यहाँ तक है तो इसने डेफिनेटली उससे नीचे शुरू होना है। अब नीचे वाला देखेंगे तो वो अपने से ऊपर वाले का बॉर्डर देखेगा कि उसकी हदूद कहाँ पे है। उसकी हदूद जहां तक है वो वहां तक एग्जिस्ट करेगा, उसके बॉर्डर से नीचे अपनी हदूद को शुरू कर देगा और अपनी जगह वहां पे कंटेन करेगा। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, इस एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ कंटेन करनी है। तो इसकी विड्थ के अंदर कोई दूसरा जो है ना एलिमेंट वो हिस्सा नहीं डाल सकता। वो हमेशा इससे नीचे आएगा या इससे ऊपर आएगा, इसके साथ शेयरिंग नहीं कर सकता वो। ये जो स्पेस है ब्राउजर में, ये इस एलिमेंट की स्पेस है, इसको हम ये दूसरे एलिमेंट से शेयर नहीं होती। तो इस पोजीशनिंग के मेथड को हम स्टैटिक पोजीशनिंग कहते हैं कि हर एलिमेंट ने अपने ऊपर वाले एलिमेंट की पोजीशन को देखना है और उससे नीचे अपनी विड्थ को, अपनी जगह को लेना है, और उससे नीचे फिर दूसरा एलिमेंट आएगा, उससे नीचे दूसरा एलिमेंट आएगा। तो ये एक फ्लो चल रहा होता है जो कि बाय डिफॉल्ट फ्लो होता है। अच्छा, अब कहते हैं जी सीएसएस के अंदर पोजीशन का कंसेप्ट क्या है? सीएस के अंदर पोजीशन का कंसेप्ट ये है कि हम सीएसएस के अंदर बताते हैं कि एक एलिमेंट ने ब्राउजर के अंदर किस जगह पे लोकेट होना है, इसको हम पोजीशनिंग बोलते हैं। देखो ना, इस एलिमेंट ने यहाँ पे लोकेट होना है, यानी कि यहाँ पे इसने बनना है, तो इसको किसने बताया यहाँ पे बनना है? कोई तो लॉजिक होगी ना कि जब मैंने एलिमेंट लगाया तो ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये साइड पे क्यों नहीं चला गया, इसके नीचे क्यों आ रहा है ये? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे उसने सीएसएस का जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन का बिहेवियर है, इसने वहां से लोकेशन लेनी है जहां से इसके ऊपर वाले एलिमेंट की बॉर्डर खत्म होंगे, उससे बाद इसका एरिया शुरू होगा। तो इसने बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल ने इस एलिमेंट को ये बताया हुआ है, इसलिए ये नीचे शुरू होता है। अब मैं अगर जहां पे इसकी हदूद खत्म हो जाएगी तो उससे नीचे दूसरे की हदूद शुरू हो गई, जहां पे उसका लोकेशन खत्म हो जाएगी उससे नीचे दूसरे की लोकेशन खत्म हो जाएगी। कहते हैं सीएसएस के अंदर पोजीशन का कंसेप्ट ये है कि अगर हमने इनकी लोकेशन जो कि बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल ने बताया कि एक एलिमेंट की हदूद जहां पे खत्म होगी दूसरे ने उससे नीचे शुरू करनी है, अगर इसको हमने छेड़छाड़ करनी है इसके साथ, अगर हमने इसको छेड़ना है, अगर मैं कहूँ कि यार ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसको मैं कहूँ कि तुम अपनी हदूद से निकल जाओ,
तुम इसे दूर से निकल जाओ, यहाँ पे मैं किसी दूसरे एलिमेंट को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं अगर कहता हूँ कि ये वाला जो पूरा बॉक्स है, मैं चाह रहा हूँ कि ये निकल जाए इससे दूर से, ये कहीं और जाके एडजस्ट हो, तो डेफिनेटली फिर ये नीचे वाला एलिमेंट को पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम इस बोल चुके होंगे कि ये एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम ये चीज बोलेंगे उसको, तो ये नीचे वाला क्या देखेगा कि इसकी हदूद कहाँ पे खत्म हो रही है, क्योंकि उसकी नजर में ये वाला एलिमेंट खत्म हो चुका है। अगर हमने किसी एलिमेंट की, जो कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि उसने अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को देखना होता है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी पोजीशन को, लोकेट को चेंज करना है, उसकी लोकेशन को चेंज करना है, उसको अपनी डिफॉल्ट पोजीशन से उठाना है, उसको इस जगह से उठा के कहीं और धक्का लगाना है, किसी और जगह पे घेरना है। तो उससे क्या होगा, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे उसका कंट्रोल निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा उस फ्लो से, जो कि एक स्टैटिक फ्लो बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, उस पोजीशनिंग से वो बाहर निकल जाएगा। तो फिर दूसरे एलिमेंट को नहीं पता कि ये भी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो वो इससे निकल जाएगा और बाकी एलिमेंट अपने हिसाब से वैसे ही तरतीब में रहेंगे। कैसे, इस चीज को करके देखेंगे हम कि ये चीज मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। तो हमारे पास डिफरेंट पोजीशन के लेवल्स होते हैं, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है ब्राउजर का, वो स्टैटिक बिहेवियर होता है। स्टैटिक बिहेवियर में हमने अंडरस्टैंड किया वो क्या होता है। स्टैटिक बिहेवियर कि एक एलिमेंट आया, उसने जहां तक उसकी लोकेशन है, दूसरा एलिमेंट अपनी लोकेशन कहाँ पे सेट करता है, उसकी लोकेशन से नीचे। अब तीसरा एलिमेंट आएगा तो वो ऊपर वाले से लोकेशन से देखेगा कि उसकी हदूद कहाँ पे खत्म होती हैं, उसके बॉर्डर कहाँ से खत्म होते हैं, उसके बाद वो अपने बॉर्डर शुरू करेगा, अपनी हदूद शुरू कर लेगा। फिर चौथा आएगा, पांचवा आएगा, ऐसे सारे एलिमेंट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन नीचे को आते रहेंगे। ये जो पोजिशनिंग मेथड है, इसको स्टैटिक पोजिशनिंग मेथड बोलते हैं, जो कि डिफॉल्ट ब्राउजर में चलता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसको हम कहते हैं कि स्टैटिक पोजीशन। अब हमारे पास पोजीशन के और भी कुछ वेज होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पोजीशन के वेज हैं रिलेटिव, अब्सोल्यूट और फिक्स। इसको हम देखते हैं कि आगे जाके कि एक तो पोजीशन का वे ये है कि जब भी मैं कोई नया एलिमेंट बनाऊंगा, वो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को देखेगा और उससे नीचे एडजस्ट हो जाएगा। ये जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में चलता है, जो कि आपको नॉर्मली आपने जब भी असाइनमेंट बनाई होगी तो इसको नॉर्मली आपने देखा होगा कि हर एलिमेंट ऊपर से, ऊपर वाले एलिमेंट के बॉर्डर को देख के उससे नीचे अपनी जगहों को कंटेन कर लेता है। इसी तरह उससे नीचे आने वाला अपने से ऊपर वाली को देखता है। तो इस सारे सीक्वेंस को हम कहते हैं कि स्टैटिक पोजिशनिंग हो रही है बाय डिफॉल्ट, जो कि ब्राउजर का एक बिहेवियर है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं ये चाहूँ कि ये वाला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट बिहेवियर से निकल जाए, जो कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि एक एलिमेंट से नीचे दूसरे एलिमेंट ने फिट होना है, उससे नीचे दूसरे एलिमेंट ने फिट होना है, उससे नीचे उससे अगले एलिमेंट ने फिट होना है। अगर मैं चाहूँ किसी एलिमेंट को कि तुम इस बिहेवियर से बाहर निकल जाओ, इसका मतलब ये है कि जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ऊपर नीचे सेट होने वाला, उससे मैं उस एलिमेंट को निकालना चाह रहा हूँ, बाहर फेंकना चाह रहा हूँ। उससे फायदा क्या होगा कि यूजर जो है हम वो करेंगे, यूजर जो है इससे प्रॉब्लम में नहीं आएगा, उसको पता नहीं लगेगा, सॉरी उस पोजीशन से हम बाहर निकल जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि दूसरी पोजीशन कैसे कर सकते हैं इन एलिमेंट को, जो कि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर चलता है, इसमें से अगर किसी एलिमेंट को बाहर निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। अच्छा, सही चल रहा है, अभी तक किसी का कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो लेट्स कम बैक टू हियर एंड देन वी विल डिस्कस टू दी स्टैटिक पोजीशन को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसको मेरा ख्याल नहीं है कि बार बार आपको इसके ऊपर फोकस किया जाए कि HTML एलिमेंट और पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। वो कहता है कि एलिमेंट जो है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन को यूज करते हैं। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप बॉटम लेफ्ट राइट प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं कि जो स्टैटिक पोजीशन होती है उससे फर्क नहीं होता कि एलिमेंट ने लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है, हम ये चीज उस पर बताएं तो उससे इस चीज का फोकस नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है, वो बाय डिफॉल्ट एक ही जो है पोजीशन को लेता है, वो जो है टॉप टू बॉटम। यानी कि एक एलिमेंट की हदूद जहां पे खत्म होगी उससे अगले की उससे आगे आएगी, जहां पे उसकी खत्म होगी उससे अगले की आगे आएगी, और यही सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक चल रहा होता है। इसको हम स्टैटिक पोजीशनिंग कहते हैं, यानी कि जो डिफॉल्ट में ब्राउजर अंडरस्टैंड कर रहा होता है उसको, वो स्टैटिक पोजीशन के ऊपर एलिमेंट्स को, लेकिन जब एलिमेंट हम ऐड करते हैं H1 HP2
और H2 P1 H3 समथिंग, तो एलिमेंट ऊपर नीचे क्यों आते हैं? उसकी रीजन ये है कि उनकी जो पोजीशन होती है बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक पोजीशन होती है। इस पे फोकस करने का मकसद ये है कि आपके जहन में ये बात जाए कि ये एक्चुअली ऐसे क्यों होता है। जब भी हम एलिमेंट ऐड करते हैं उसकी आपने जहन में रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, और स्टैटिक पोजीशन की डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट की हदूद जहाँ पे खत्म होगी उससे अगले की उससे बाद में शुरू होगी। अब हमने पोजीशन देखनी है जी, पोजीशन रिलेटिव। सही है कि पोजीशन रिलेटिव कैसे काम करती है। हम एक काम करते हैं, हम अ, इन सब को ऐसा करते हैं कि H1 ही बना लेते हैं और उसी को लेके चलते हैं। अच्छा, एक और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो H1 पे हम ऑलरेडी मेरे ख्याल से दे चुके हैं ये। अच्छा, ये अब बॉक्स आ रहे हैं, और बॉक्स के ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं इसके ऊपर हम बड़ी बहस कर चुके हैं कि इसकी पोजीशन जो है स्टैटिक है। एक बॉक्स जहां पे खत्म होगा तो दूसरा उससे नीचे होगा, उससे नीचे होगा। अब आप पूछेंगे कि बॉक्स तो यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि जो व्हाइट अंदर आ रहा है ये तो मार्जिन है। अगर मैं मार्जिन 0 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, जैसे कि लास्ट टाइम हमने कल करके देखा था। तो ये मार्जिन है। मार्जिन तो एक अलग चीज है कि हमने कह दिया कि जब भी आया वैसे ही है, ये जहां पे ये एलिमेंट खत्म हुआ अगला उससे बाद में ही आया है, लेकिन अब इसके दरमियान में उसकी पोजीशन आ गई है, सॉरी मार्जिन आ गया, तो इसने उस मार्जिन को तो जहन में रखना है कि मुझे बोला गया कि जहां पे एलिमेंट खत्म होगा उसके 10 पिक्सल बाद तुम शुरू हो सकते हो, लेकिन वो हो उससे नीचे रहा। ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट इससे ऊपर हो रहा है या ये एलिमेंट इसके लेफ्ट पे राइट पे होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। वो वैसे ही रहा कि जहां पे पहले वाला एलिमेंट खत्म होता है नीचे वाला उससे नीचे ही शुरू हो रहा है। ये कंसेप्ट तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन इसके दरमियान जो स्पेस आ रही है ये वाली, ये मार्जिन की वजह से आ रही है, ये और चीज है। ये है बिल्कुल इसके नीचे, आप ऐसे अंडरस्टैंड कर लें, अगर मार्जिन 0 करते हैं तो ये बिल्कुल नीचे आएगा इसके। बाय डिफॉल्ट H1 कुछ मार्जिन कंटेन करता है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। लाइक अगर हम मार्जिन 0 करते हैं यहाँ पे, तो ये साथ मिल जाएंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल साथ मिल गए हैं। उसकी रीजन क्या है कि ये एलिमेंट उससे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट मार्जिन दिया हुआ था, इसलिए वो एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस कंटेन कर रहे थे, ऊपर नीचे आ रहे थे। तो ये चीज होगी, हमें समझ में आ गई। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि किसी एक एलिमेंट की लाइक मैं चाहता हूं कि इस H1 को हम थोड़ा सा स्टाइल देते हैं, सॉरी क्लास देते हैं, आईडी दे देते हैं, चलो सेकंड के नाम से दे देते हैं। तो हम सेकंड के नाम से जो आईडी हमने दिया है उसको गेट करते हैं और उसको पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर देते हैं। आपने देखा कि कोई भी खास जो है फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब पोजीशन रिलेटिव को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो काम कैसे करती है। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव कैसे काम करती है कि हम किसी भी एलिमेंट को लाइक यहाँ पे अगर आप आए, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड होगी, किसी एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन से हम किसी एलिमेंट को धक्का लगा सकते हैं किसी भी साइड पे। कैसे? किसी एलिमेंट की ओरिजिनल पोजीशन क्या होती है? जहां पे उसकी स्टैटिक पोजीशन होती है, और स्टैटिक पोजीशन कहाँ पे है? अभी ये इन सब की स्टैटिक पोजीशन है, ये इनकी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन है इन एलिमेंट की। अगर हम इनको कोई पोजीशन ना दें तो डिफॉल्ट पे स्टैटिक पोजीशन होगी, और स्टैटिक पोजीशन टॉप टू बॉटम काम करती है। तो ये इनकी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे उसको कि तुम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, अगर मैं तुम्हें धक्का लगाऊं तो तुम अपनी पोजीशन से उठ के नीचे आ सकते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कहता हूं कि इसको लेफ्ट हो जाओ तुम 30 पिक्सल, अब देखें हुआ क्या कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से 30 पिक्सल लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को?
उसकी एक्चुअल पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन थी, अगर हम रिलेटिव पोजीशन अप्लाई करें उसके ऊपर, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन कंटेन रखता है। ये इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन किसी और को नहीं दी, ये वो अपनी कंटेन रखे हुआ है। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये मूव करता है आगे की तरफ, जिधर भी हमने लेके टॉप से देंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट से देंगे तो आगे मूव कर जाएगा, राइट देंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, टॉप से देंगे बॉटम की तरफ आएगा, बॉटम से देंगे तो टॉप की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। तो यही चीज ये कह रहा है यहाँ पे, अगर हम फोकस करें, ये कह रहा है जी ये आइटम की ओरिजिनल पोजीशन थी बॉक्स की, हम अगर उसको लेफ्ट दें यहाँ से थोड़ा सा, तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से मूव करना शुरू कर देगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन थोड़ी मूव होने लग जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा बॉक्स टाइप बना लेते हैं इसको, और थोड़ी पैडिंग दे देते हैं ताकि सही से ज़रा क्लियर हो। पैडिंग दे देते हैं इसको 30 पिक्सल, और हम इसको विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल, हाइट भी दे देते हैं 400 पिक्सल। बहुत ज़्यादा हो गया, हाइट विड्थ बहुत ज़्यादा है, कम करते हैं इसको, 50 या 200 कर लेते हैं। अभी भी ज़्यादा है, इसको और कम करते हैं। अ, 100 कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि स्क्वायर सा एक बन जाए ना, तो हम जैसे ये डिब्बा शो कर रहा है ऐसा कुछ बन जाए। सॉरी, विड्थ कम कर दी थी ना मैंने। अच्छा, ऐसा कुछ बन रहा है, ये बॉक्स हमने जो बनाए हैं वो ऐसे कुछ बन रहे हैं। अब ये बॉक्स ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि इन बॉक्स को मैंने ओवरफ्लो हिडन भी कर लेते हैं ताकि बाहर टेक्स्ट नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो तो ना निकले ऐसे। ये अब बॉक्स बना लिए हमने, 4 बॉक्स बना लिए। अब ये बॉक्स ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, इसकी रीजन हमने अंडरस्टैंड कर ली है। क्योंकि इनकी पोजीशन स्टैटिक है, इसकी हदूद ये है जब यहाँ से खत्म होगी ये नीचे आ जाएगा, या यहाँ से खत्म होगी उससे नीचे आ जाएगा, इसकी हदूद जहाँ खत्म होगी इससे नीचे आ जाएगा। अब पोजीशन रिलेटिव में अंडरस्टैंड करें कि ओरिजिनल पोजीशन इसकी ये थी। अगर मैं इसकी रिलेटिव पोजीशन खत्म करता हूँ यहाँ से 1 मिनट के लिए, आप देखेंगे इसकी जो रीजनल पोजीशन वो यहाँ पे बन रही है इस एलिमेंट की। अगर हमने किसी एलिमेंट को उसकी रीजनल पोजीशन से धक्का लगाना है, ऊपर नीचे लेफ्ट बॉटम इस तरफ भेजना है, तो हम उसको भेज सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको क्या बोला कि तुम अपनी रीजनल पोजीशन से, चूंकि मैं रिलेटिव पोजीशन बोल रहा हूँ, 30 पिक्सल लेफ्ट की तरफ आ जाओ। मतलब 30 पिक्सल लेफ्ट से धक्का लगा दिया हमने राइट की तरफ, ये दिन मुड़ रहा है। अगर मैं इसको कह देता हूँ कि टॉप से तुम 50 पिक्सल आ जाओ, ये देखें ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे। अब एक्चुअल पोजीशन इसकी अगर आप देखें तो ये बन रही थी यहाँ पे ऐसे, इस बॉक्स की यहाँ पे। अब मैंने इसको कहा कि 50 पिक्सल तुमने नीचे को धक्का लगा दो इसको। अब ये एलिमेंट 50 पिक्सल ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, और लेफ्ट से मैंने कहा 30 पिक्सल लेफ्ट की तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। राइट से कहता तो ये अंदर की तरफ चला जाता इस एलिमेंट को। तो हम इसकी जो डिफॉल्ट पोजीशन थी स्टैटिक, उसको उसको चेंज कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि तुमने ऐसे काम नहीं करना, तुमने दूसरे जो है अपनी पोजीशन से 50 पिक्सल जो है वो नीचे की तरफ आना है, और 30 पिक्सल लेफ्ट की तरफ आना है, और वो हमारी बात मान रहा है। सही है। अब ये बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर था एलिमेंट का उससे बाहर निकल गया। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे यार ये उस दूसरे एलिमेंट के ऊपर क्यों आने लग गया है, मतलब ऐसी क्या रीजन है कि ये जो एलिमेंट है ये वाला वो दूसरे एलिमेंट के ऊपर चढ़ गया है। हालांकि जब हम वैसे HTML के अंदर H1P के टैग लगाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आते, वो एक दूसरे से नीचे शुरू होते हैं, जहां भी उनकी पोजीशन जहां भी उनकी स्पेस खत्म होती है उससे नीचे। अच्छा, वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी पोजीशन स्टैटिक होती है। पोजीशन रिलेटिव के अंदर क्या है कि ये तमीज भूल जाता है कि इसके आगे पीछे भी कोई एलिमेंट्स हैं। जब हम किसी एलिमेंट को उसके स्टैटिक बिहेवियर से बाहर निकालेंगे, जब भी किसी एलिमेंट को उसके स्टैटिक बिहेवियर से बाहर निकाला जाता है, तो वो अपने ऊपर नीचे उसको क्या एलिमेंट हैं उसके, कि कोई पी का टैग है उसकी कितनी विड्थ है, कोई नीचे H1 का टैग है उसकी कितनी विड्थ है, उसका कहाँ पे बॉर्डर खत्म हो रहा है, कहाँ पे बॉर्डर नहीं खत्म हो रहा है, वो इस चीज की तमीज भूल जाते हैं।
उनको नहीं पता लगता कि उसके ऊपर एलिमेंट क्या है, उससे नीचे एलिमेंट क्या है। उसे इतना पता है कि उसको पोजीशन उसकी स्टैटिक से चेंज करती है, जैसे स्टैटिक से चेंज हुई तो उसने अपने डिफॉल्ट बिहेवियर से बाहर निकल जाना है, और जैसे डिफॉल्ट बिहेवियर से वो बाहर निकलेगा तो अब उसे नहीं नजर आ रहा है कि कोई और एलिमेंट भी उसके ऊपर नीचे है। अब उसने चलना कैसे है, उसको हमने बताना है कि तुमने कैसे चलना है। पहले वो बाय डिफॉल्ट जैसे ब्राउजर चला रहा था वैसे चल रहा था। ब्राउजर क्या कह रहा था कि जहां ऊपर वाले एलिमेंट की विड्थ हाइट खत्म होगी तुम उसके नीचे शुरू होना। अब हमने ब्राउजर के कह दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी इस एलिमेंट की खत्म होगी, अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस एलिमेंट को बताऊंगा तुमने कितना लेफ्ट जाना है, कितना राइट जाना है, तुमने कहाँ पे खड़े होना है। अगर कोई एलिमेंट तुम्हारे ऊपर आता है तुमने क्या करना है, कोई एलिमेंट तुम्हारे नीचे आता है तो तुमने क्या करना है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मैंने ब्राउजर से ये जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का बिहेवियर था उससे मैंने ये जिम्मेदारी ले ली है। तो रिलेटिव के केस के अंदर क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट होता है उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उससे हम अपने एलिमेंट को धक्का लगाते हैं, लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ उसके ऊपर हम जोर लगा रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको पोजीशन लेफ्ट सॉरी पोजीशन रिलेटिव कैसे काम करती है वो समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको यानी कि टॉप छोड़ के बॉटम दे दूं तो आप देखेंगे कि ये ऊपर को जाने लग जाएगा। अगर 100 पिक्सल दे देता हूँ, अब ये देखेंगे अपनी एक्चुअल पोजीशन से बॉटम चूंकि हमने दिया, हमने कहा तुम्हारी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, तुम बॉटम तुम्हें देते हैं, तुम ऊपर को जाना शुरू करो। वो ऊपर को जाना शुरू कर गया, उसको जैसे हम बताएंगे वो वैसे चल रहा है। अच्छा, अभी हम अब्सोल्यूट पे नहीं आए, मैं जस्ट चेक कर रहा था कि कोई इशू तो नहीं चल रहा, क्लास सही चल रही है। सही है। अच्छा जी, अब रिलेटिव को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम दोबारा से स्लाइड पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, ये ओरिजिनल पोजीशन थी, अगर बॉटम दूंगा तो एलिमेंट ऊपर को जाएगा, और अगर राइट दूंगा तो एलिमेंट राइट से इधर जाएगा, यानी कि लेफ्ट की तरफ। इधर देखो, अगर मैं लेफ्ट दे रहा हूँ तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, टॉप दूंगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। सही है। अच्छा, टॉप और बॉटम एक साथ नहीं दे सकते, उसकी रीजन क्या है, जब मैं कहूंगा टॉप से इतना करो राइट से इतना करो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस तरफ जाना है, मुझे टॉप से जाना है बॉटम से जाना है, यानी कि ऊपर को जाना है कि नीचे को जाना है, तो ये सेंस नहीं बनता। अच्छा, अब एक चीज और देखें यहाँ पे, उसी चीज को उसने दूसरी इमेज के तौर पे दिखाया है। इसके अंदर देखो क्या हो रहा है कि हमारे जो स्टैटिक, ये भी एक स्टैटिक एलिमेंट था और ये आगे वाला येलो भी स्टैटिक एलिमेंट था। इसकी पोजीशन हमने रेलविट सॉरी की रिलेटिव की। अब इसकी एक्चुअल पोजीशन ये थी, अब इसने अपनी एक्चुअल पोजीशन से हमने इसको खींचा, किस तरफ खींचा अब, यानी कि बहुत ज्यादा लेफ्ट दिया हमने उसको। जब बहुत ज्यादा लेफ्ट देंगे तो ये राइट की तरफ आएगा। इस केस में अगर उसने ऐसे बनाया तो ये राइट की तरफ आएगा एलिमेंट, अगर सारे हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहे हैं तो ये राइट की, यानी कि वो कंसेप्ट ये देना चाह रहा है कि जो जो चीज हमने डिस्कस की, जब आप पोजीशन रिलेटिव कर दोगे तो उसको तमीज भूल जाएगी कि भाई तुम्हारे ऊपर नीचे भी कोई एलिमेंट्स हैं। वो भूल जाएगा, उसे नहीं पता लगेगा कि भाई उसके ऊपर भी है एलिमेंट, उसके नीचे भी एलिमेंट्स हैं। उसको एक ही चीज पता है कि भाई मुझे कहा गया है कि आपने लेफ्ट 50 पिक्सल हो जाओ, मुझे कहा गया है कि टॉप से 200 पिक्सल नीचे आ जाओ। तो वो देखेगा यार ये मेरी एक्चुअल पोजीशन थी, इससे मुझे 200 पिक्सल नीचे जाना है, बात खत्म। अब उसे नहीं पता कि मैं किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर आ गया हूँ, मैं किसी दूसरे एलिमेंट के नीचे आ गया हूँ, क्योंकि उसको उसको दूसरे एलिमेंट नजर ही नहीं आ रहे। स्टैटिक बिहेवियर में दूसरे एलिमेंट नजर आते हैं, पोजीशन रिलेटिव के अंदर दूसरे एलिमेंट जो है वो नजर नहीं आते। तो वो ये शो करना चाह रहा है कि जब आप पोजीशन रिलेटिव दोगे तो आपके जहन में होना चाहिए कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर आ सकता है और उसके नीचे जा सकता है। उसकी रीजन क्या है, उसकी पोजीशन हमने रिलेटिव कर दी है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम अब्सोल्यूट पोजीशन पे। वो कह रहा है कि अब्सोल्यूट पोजीशन कैसे काम करती है। अगर हम इसको पोजीशन अब्सोल्यूट कर दें, आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। आप हैरान हो रहे होंगे कि अब ये ऐसे कैसे हो गया। उसके ऊपर आते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ आपको पता लगे कि बाकी सारे एलिमेंट कौन से हैं और जिसको हमने पोजीशन दी है वो एलिमेंट कौन से हैं। इसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट करके बोल देते हैं ये वो एलिमेंट है जिसको हमने पोजीशन दी है और बाकी एलिमेंट आपके आ रहे हैं इस तरह से। अच्छा, अब हैरान हो रहे होंगे कि अब ये तो सारा सीन ही खराब हो गया।
ये जैसे सीन पहले चल रहा था, ये वैसा कोई सीन ही नहीं रहा है इसके अंदर। उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जी ये सीन ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव के केस के अंदर आपने याद रखना है, पोजीशन रिलेटिव के स्टैटिक का तो समझ में आता है कि स्टैटिक भी ये सारे स्टैटिक पोजीशन पे हैं। इस एलिमेंट की जहां पे दूध खत्म हुई दूसरा शुरू हो रहा है, जहां पे उसकी खत्म हुई तीसरा शुरू हो रहा है, और कंटिन्यूस नीचे की तरफ जा रहे हैं। सही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनकी साहब की पोजीशन जो है वो रिलेटिव है। अब सॉरी, एक सेकंड, सिर्फ मैं एक छोटी सी कॉल ले लूं। अच्छा जी, सर का फोन था तो लेना लाजमी था। अच्छा, ठीक चल रहा है। हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम पोजीशन एब्सोल्यूट को अंडरस्टैंड कर रहे थे, दोबारा से उसकी तरफ आते हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम करती है। पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर ये होता है, रिलेटिव के अंदर क्या होता था? रिलेटिव के अंदर ये होता था कि एलिमेंट अपनी पोजीशन को कैप्चर रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। वो उसकी पोजीशन होती है, क्यों? उसने अपनी पोजीशन से मूव करना होता है। जब मैं कहता हूँ एलिमेंट को अपनी पोजीशन से लेफ्ट 10 पिक्सल हो जाओ, तो क्या करता है? अपनी पोजीशन से लेफ्ट करता है 10 पिक्सल, या मैं उसको कहता हूँ टॉप इतना कर दो, तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से टॉप नीचे की तरफ आएगा, बॉटम नीचे की तरफ आएगा। वो इस पोजीशन से चेंज हो रहा होता है। अच्छा, अब एब्सोल्यूट के केस में क्या है? एब्सोल्यूट के केस में वो एलिमेंट अपनी पोजीशन को ही छोड़ देता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस बिहेवियर में क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये पोजीशन एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट था। अगर मैं बंद करूं इसको, इसका पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी कि मैं इस चीज को यहाँ पे बंद कर दूं, तो इसकी पोजीशन यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। ऐसे ही है ना, दूसरे नंबर पे, क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर है, इसकी पोजीशन स्टैटिक है इस एलिमेंट की अभी, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। अच्छा, ऐसे ही हम ऐसा करते हैं, इनके ऊपर नंबर भी लिख देते हैं, आपको आइडिया रहे। अच्छा, ये 1 नंबर है, ये 3, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है। ये 1 2 3 4 ऐसे क्यों आ रहे हैं, एक दूसरे के नीचे क्यों आ रहे हैं? इसके ऊपर हम बहुत बहस कर चुके हैं। इसकी रीजन ये है कि इनकी पोजीशन अब स्टैटिक है। अब जब मैं किसी रिलेटिव दूंगा तो ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा। पोजीशन जो एब्सोल्यूट 2 वाला, ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेगा, अपनी पोजीशन से लेफ्ट राइट लेगा कि कितना मुझे किस तरफ जाना है। हाँ, इसको दूसरे एलिमेंट की तमीज भूल जाती है। उसकी रीजन ये है कि इसको नहीं पता लग रहा होता कि इसके नीचे एलिमेंट कौन सा है, इसके ऊपर एलिमेंट कौन सा है। अब जैसे अब ये देखो कि इसने हाइट में अगर इसकी थोड़ी और बढ़ा दूंगा इस एलिमेंट की, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे को मूव करेगा। मैं दे के देता हूँ आपको, फिर समझ आएगी। अगर मैं इसकी 150 कर देता हूँ हाइट, तो क्या होगा? ये एलिमेंट नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हालांकि अगर मैंने इसको कहा कि तुमने 150 हाइट लेनी है, तो ये इसकी पोजीशन तो यहाँ थी, तो ये इसके ऊपर आ जाता। ऐसे नहीं है। ऐसे क्यों नहीं है? इसकी रीजन ये है कि इसकी पोजीशन स्टैटिक है। इसने ऑलवेज देखना है कि ऊपर वाले की बाउंड्री कहाँ पे खत्म हो रही है, और ऊपर वाले की बाउंड्री यहाँ पे, अब चूंकि पहले उसकी बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो रही थी, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा था ऊपर से। अब उसकी बाउंड्री नीचे आ गई है। उसकी रीजन क्या है? मैंने उसकी हाइट नीचे कर दी है, बढ़ा दी है। तो अब नीचे वाले की जो टॉप बाउंड्री है, वो ऊपर वाले की बाउंड्री खत्म होने के बाद शुरू होगी। और यही तो स्टैटिक बिहेवियर है जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं, जो चेंज हमने किया था। अब रियलिटी के केस में क्या था कि उसने अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं है, कैप्चर रखना है। लेकिन एब्सोल्यूट के केस में क्या है कि एब्सोल्यूट के केस के अंदर क्या होता है कि एलिमेंट अपनी पोजीशन ही छोड़ देता है। अगर हम इसको करें यहाँ पे, मैं कहता हूँ ये ऐसे, तो अब जो पोजीशन 2 वाला दे, हालांकि इसकी स्पेस यहाँ पे बनती है, ये अपनी पोजीशन ही छोड़ देगा। अब इसे पता ही नहीं है कि मेरी पोजीशन कहाँ पे थी। मैं बाकी एलिमेंट के कहाँ पे लाई करता हूँ। अगर हम यहाँ कोड में देखें तो ये एलिमेंट पोजीशन 2 वाला दूसरे नंबर पे एग्जिस्ट करता है, मतलब इसको कहीं यहाँ पे लाई करना चाहिए। अब ये वहां पे नहीं है। उसकी रीजन क्या है? अब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है, अब इसको नॉलेज ही नहीं है कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। इसकी नॉलेज हमने ले ली है।
हमने इससे ये फैसला ले लिया कि तुम ब्राउजर से ये फैसला हमने करना है। अब हमारा डिसीजन होगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पे लाई करेगी। अब ये बाकी एलिमेंट के साथ अपनी तमीज भूल चुका है, अब इसे नहीं पता कि इसको कहाँ पे लाई करना है, इसको लाई कहाँ पे करना है वो हम चीज बताएंगे। वो कौन कहाँ पे हम बता रहे हैं, वो हम यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि तुमने बॉटम से 100 पिक्सल लेना है और लेफ्ट से इतना लेना है। अगर मैं कह दूं कि तुमने राइट जो है राइट तुमने 0 पिक्सल कर लो अपना, और जो टॉप है वो भी 0 पिक्सल कर लो, तो हमारे ख्याल में ये कहाँ पे आएगा। अच्छा जी, हम आते हैं यहाँ पे, ये देखें ये कहाँ पे चला गया, ये कहाँ पे गया। मैंने इसको कहा कि तुमने अपने राइट साइड से, ब्राउजर की राइट साइड से कितने पिक्सल छोड़ने हैं, 0 पिक्सल, वो यहाँ पे आ गया। टॉप से कितने छोड़ने हैं, 0 पिक्सल, वो यहाँ पे आ गया बिल्कुल कॉर्नर में। अच्छा, मैं अब इस कॉर्नर में लेके आना चाह रहा हूँ नीचे इसको, क्योंकि अब ये तमीज तो भूल गया, अब इसको दूसरे एलिमेंट का नहीं पता। अगर मैं कोई नीचे एलिमेंट डालूंगा उससे नीचे आना शुरू हो जाएंगे वो एलिमेंट, लेकिन इसको इनका नहीं पता कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसको अपना पता है कि इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, और इसको बोला गया तुमने टॉप पे 0 पिक्सल लेनी है और राइट पे 0 पिक्सल लेनी है, तो ये टॉप राइट कॉर्नर पे जो है चिपक गया, जाके चिपक गया। अब मैं इसको कहते हैं, मैं इसको कहता हूँ जी आपने ऐसा करो जी, बॉटम आप जो है ना वो 0 कर लो, और टॉप जो है वो राइट जो है वो 0 कर लो। ये मैं इसको बोल रहा हूँ। अब इसको टेक्निकली यहाँ पे आना चाहिए था, टेक्निकली आप पूछेंगे यहाँ पे क्यों आना चाहिए था, मैंने इसको बोल दिया कि तुम्हारा नीचे से अगर तुमने देखना शुरू करना है, जो बॉटम है तुम्हारा वो 0 पिक्सल होना चाहिए, और जो इधर से राइट से है वो भी 0 पिक्सल होना चाहिए। तो अब ये इधर कॉर्नर के अंदर फिक्स हो गया आके। अब बाकी एलिमेंट जहाँ पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनका इनको नहीं पता। लाइक अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि तुमने टॉप जो है 0 पिक्सल करना है और लेफ्ट 0 पिक्सल करना है, तो अब टेक्निकली ये ऊपर मूव करना चाहिए। अब ये उस दूसरे एलिमेंट के ऊपर आके चिपक गया है, उसकी रीजन क्या है, अब इसको तो दूसरे एलिमेंट तो नजर ही नहीं आ रहे, इसको तो खुद का पता है कि मैं कहाँ पे हूँगा, उसको हमने बोल दिया तुमने यहाँ पे होना है, वो अपनी जगह पे चिपक गया है। सही है, सही है, ये चीज है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, इसको कहते हैं कि तुम राइट बॉटम पे चिपके रहो, हम एक और एलिमेंट लेते हैं उसको भी कहते हैं कि तुम कहीं और चिपक जाओ जाके। मैं लास्ट वाले को कह देता हूँ, इसको आईडी देते हैं और इसको हम फोर्थ कह देते हैं, या इसको कह देते हैं लास्ट, और मैं इसको कहता हूँ कि लास्ट पे टॉप, इसको हम कहते हैं जी तुमने 0 पिक्सल ले लेना है, पोजीशन जो तुम्हारी होगी वो एब्सोल्यूट होगी, और राइट जो है वो तुमने 0 करना है। तो आपके ख्याल में ये कहाँ पे लाई करना चाहिए इसको, इस लास्ट को। अब आप लोग मुझे पहले कमेंट करके बताएंगे कि ये जो मैंने काम किया है, और ये मैंने काम किया लास्ट वाले यानी कि फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ बॉक्स कहाँ पे जाएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ये फोर्थ नंबर कहाँ पे लाई करेगा, और इस स्टैटिक सीक्वेंस में अब कितने एलिमेंट बाकी बचेंगे, और ये बाकी दोनों एलिमेंट 2 नंबर कहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा और ये कहाँ पे नजर आ रहा होगा। आप लोग कमेंट करें, फिर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे कि इनकी पोजीशंस क्या बनती हैं। जल्दी से कमेंट करें, आइडिया पता लग गया ना क्या करना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, इनमें से ऊपर नीचे एक सीक्वेंस में कितने एलिमेंट आएंगे, और कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट को हमने पोजीशन किया और वो कहाँ पे हमें नजर आ रहे होंगे, ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। टॉप राइट साइड पे आएगा लास्ट एलिमेंट, टॉप राइट साइड पे आएगा जी लास्ट, यानी कि आप ये कह रहे हो कि ये जो एलिमेंट है, उस्मान ये कह रहा है, सॉरी उस्मान ये कह रहा है कि उसामा ये कह रहा है कि ये जो लास्ट एलिमेंट है जिसके ऊपर, यानी कि फोर्थ नंबर वाला, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टॉप राइट कॉर्नर, राइट टॉप, सर एब्सोल्यूट के साथ क्या परफॉर्म होगा।
नंबर 4 जो है वहां पे आके सर, बॉक्स जो राइट साइड पर बिल्कुल टॉप पर होगा। सही है। और सेकंड वाला कहाँ पे होगा? ये ले, सेकंड वाला ये है। इसको कहाँ पे नजर आना चाहिए? राइट टॉप पे आएगा, लेकिन सेकंड वाला कहाँ पे आएगा? और इधर स्टैटिक पोजीशन में, यानी कि जिस पोजीशन में अभी एलिमेंट थे ये 3, उसमें कितने एलिमेंट अब बाकी बचेंगे? ठीक है, लास्ट वाला ये बोल रहे हैं जी बॉटम राइट पे आएगा सेकंड वाला। ठीक है, राइट साइड पे बिल्कुल नीचे सुबान, ठीक। ठीक है। दो जो हैं वो अब बाकी स्टैटिक उसमें बचेंगे। सही है। अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। जी, ये आपका टोटल सुबान था जिसने पार्टिसिपेट किया, उसामा था। तो इनका शुक्रिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ये देखें कि इन एलिमेंट की सीक्वेंस ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ये कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट है। 4 वाला ऊपर टॉप पे आ रहा है, बॉटम वाला नीचे आ रहा है। दो एलिमेंट सीक्वेंस में बचे हुए हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट को हमने पोजीशन कर दिया है, ये अपनी तमीज भूल गए हैं। अब इनको नहीं पता कि इनकी नज़र में और भी कोई एलिमेंट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इस पेज पे कोई और एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। उनकी भी कोई विड्थ है, उनकी भी कोई हाइट है, उनकी भी कोई स्पेस है। ये उस स्पेस को भूल गए हैं। अब ये अपने हिसाब से टॉप, लेफ्ट और राइट इस तरह से मैनेज करके बैठ गए हैं। स्लाइड्स पे आते हैं दोबारा से। अब ये चीज़ पिक्चर क्लियर कर रहे हैं, वही पिक्चर जो अभी आप लोगों ने एज अ पार्टिसिपेट किया, कि अगर मैं टॉप 0 लेफ्ट 0 कर दूंगा तो ये ऊपर इस तरफ कॉर्नर में आएगा। सही है। अगर मैं पोजीशन अब्सोल्यूट करके बॉटम 0 लेफ्ट 0 कर दूंगा तो ये लेफ्ट कॉर्नर में आएगा एलिमेंट। राइट 0 टॉप 0 कर दूंगा तो ये ऊपर जाएगा। इधर कर दूंगा तो ये इस कॉर्नर में आएगा। अगर मैं कोई टॉप उसको 85 देता हूँ, ये 150 देता हूँ, ऐसा कुछ, तो ये अगर मैं उसको टॉप दूं 150 और राइट भी इतना दूं तो डेफिनेटली ये यहाँ कहीं सेंटर में आके फिक्स हो जाएगा। एक दफ़ा मैसेज कर दें कि पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव की कंसेप्ट समझ में आ गया, और स्टैटिक पोजीशन क्या होती है, 3 चीज़ें। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन की तरफ। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर मैसेज कर लें एक दफ़ा। शेख उमर कह रहे हैं जी उनको समझ आ गया है। ओके हो गया। हसनात को भी समझ में आ गया है। शेख उमर को भी समझ में आ गया। अहमद मसूद को भी समझ में आ गया है। सही है। तो आप लोगों का आइडिया हो रहा है कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो चीज़ हम लर्न करेंगे उसको हम कैसे करेंगे कि इसको हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं। हम कुछ के टैग बनाते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो सीखनी है चीज़, वो ये सीखनी है कि मैं कुछ पी के टैग जो है ना वो क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये कुछ पी के टैग हमने क्रिएट कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे आ रहे हैं। ये ऐसे कुछ आ रहे हैं, स्क्रॉल हो रहा है ना, एलिमेंट्स के दरमियान स्क्रॉल हो रहा है। अच्छा जी, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनमें से एक यहाँ पे हम H4 जो है वो, या H2 जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग
अच्छा जी, अब बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर कैसे होगा? सही हो रहा है ना पोजीशन, यानी कि टॉप पे ये आ रहा है, फिर उसके नीचे जो जो एलिमेंट। अच्छा, अब अगर देखें तो मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो H1 जो है वो ऊपर को मूव हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि स्क्रॉल के साथ ऊपर को जाती है ना स्पेस, जैसे ये खत्म होता है तो ये इसको ऊपर को लेके जाता है ऐसे। अच्छा, पोजीशन फिक्स के अंदर क्या होता है कि हम ब्राउज़र से उसकी जो स्क्रॉल, किसी एलिमेंट का स्क्रॉल की अगर तमीज़ हमने भुलानी है, कि उसको ये ना नज़र आए कि वो एलिमेंट या नहीं है, स्क्रॉल से निकल जाए वो, तो उस एलिमेंट को हम फिक्स कर देते हैं। लाइक मैं ये कहता हूँ जी, H2 जो है ना, उसको मैंने टारगेट किया, मैंने उसकी पोजीशन कर दी फिक्स, और उसको मैं देखता हूँ कि वो अब क्या करता है। अब मैंने इसको पोजीशन फिक्स कर दी है, अब ये एक ही जगह पे फिक्स है। अब इसको तमीज़ नहीं है कि कोई और एलिमेंट भी आ रहे हैं या एलिमेंट स्क्रॉल हो रहे हैं। आगे मैंने इसको पोजीशन नहीं दिया हुआ था तो ये स्क्रॉल हो रहा था, मतलब जैसे मैं नीचे को आता था तो हेडिंग टॉप पे ऊपर निकल जाती थी स्क्रॉल से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बिहेवियर था। दूसरे एलिमेंट ने जब ऊपर को जाना है तो जाहिर सी बात है, ऊपर वालों ने ऊपर मूव करना है तो उनकी वो ब्राउजर में नजर आएंगे। अगर मैं एक एलिमेंट कह रहा हूँ कि जो ब्राउजर पे ऑलवेज फिक्स हो जाए, वो मूव ना करें। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दूं और इसको थोड़ी पैडिंग दे दूं, तो फिर आपको समझ में आएगा। अब ये देखें कि अब ये एलिमेंट जो है वो मैंने फिक्स कर दिया है। अब ऐसे है ये, अब ये एलिमेंट बाकी एलिमेंट के ऊपर आ रहा है, कभी भी स्क्रीन से नीचे नहीं जा रहा। हम इसके ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट भी लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं कह दूं कि ये टॉप जो है 0 पिक्सल पे आ जाए इसका, तो ये अपने टॉप को देख रहा है कि इसका टॉप कितना आएगा। वो मार्जिन आ रहा है, बाकी बाकी अपने टॉप के हिसाब से ये फिक्स हो गया है। अगर मैं इसको कहूँगा बॉटम पे आ जाओ तो ये बॉटम पे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जब हम स्क्रॉल इवन कर रहे होते हैं तो वो एलिमेंट जो हैं वो स्क्रीन से डिसपियर नहीं होते, वो स्क्रीन के ऊपर ऑलवेज स्टिकी रहते हैं। उनको उन जब वो स्क्रॉल एलिमेंट हो रहा हो, यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा हो, उस उनको स्क्रॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन एलिमेंट को हम कहते हैं कि उनकी पोजीशन फिक्स की हुई है, वो अपनी एक पोजीशन के ऊपर स्टिक हो गया है। अब दूसरे एलिमेंट उसको नजर जब भी पोजीशन देंगे स्टैटिक के अलावा, एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि उनको दूसरे एलिमेंट नजर नहीं आते। अब फिजिक्स फिक्स के केस में यह है कि वो अपनी एक पोजीशन पे फिक्स हो जाता है। अब दूसरे एलिमेंट अगर स्क्रॉल में भी जाएं तो वो स्क्रॉल नहीं होता, ये फर्क है। अच्छा, ये चीज हो गई, हमने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम अपने असल कंसेप्ट की तरफ आते हैं। जो चीज आज हम सीखना चाह रहे हैं वो है जी वेब लेआउट। वेब के लेआउट कैसे बनाते हैं? अब लेआउट होता क्या है, पहले तो ये अंडरस्टैंड करने हैं और करना है, फिर ये कंसेप्ट करना है कि वेब लेआउट होते क्यों हैं, फिर वो कैसे उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं और कितने किस्म के हमारे पास वेब लेआउट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज। अभी कोशिश ये है कि वेब लेआउट का कंसेप्ट जो है ना आज मैं ख़त्म करूं। अच्छा, अब वेब लेआउट क्या होता है उसके ऊपर आज हम आते हैं पहले। अच्छा, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूब पे लेके जाता हूँ, अब फिर आपको समझ में आएगी कि कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे देखें वेब लेआउट कैसे काम कर, वेब लेआउट होता क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, पहला टारगेट हमारा। अब हमने एक चीज अंडरस्टैंड की है अभी जब हम पढ़ रहे थे कि एलिमेंट जो है ना वो स्टैटिक पोजीशन पे काम करते हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऐसे नीचे के नीचे से नीचे आते रहते हैं। हालांकि अब इस एलिमेंट की स्पेस इतनी है यहाँ तक कितनी, अभी आगे वाली सारी स्पेस फारग पड़ी है, उसके अंदर भी हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी रीजन यह है कि बाय डिफॉल्ट इसने 100% विड्थ कंटेन की हुई है और दूसरे एलिमेंट ने उससे नीचे आना है। ये उसने नीचे क्यों आना है? क्योंकि उसकी पोजीशन स्टैटिक है। और स्टैटिक बिहेवियर क्या होता है, एक एलिमेंट का जहाँ बॉर्डर खत्म होता है दूसरे एलिमेंट ने उससे नीचे शुरू होना है। ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये देखें आप कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, जब नॉर्मली कोई वेबसाइट बनती है तो ये एलिमेंट ऐसे नहीं होते। अब इसमें देखें, अब ये भी कोई एलिमेंट्स हैं यहाँ पे,
लाइक यहाँ कोई डिव लगा है, ये कोई H1 है, कोई P है, या कोई कोई स्पैन है, कोई डिव है, उसके अंदर ये टेक्स्ट जो है ना ये रखा हुआ है हमने, ये सारा कोई लिस्ट है, मोस्ट प्रोबेबली ये लिस्ट लगी हुई है, तो लिस्ट के अंदर हमने इसको ऐसा टैग किया, ये लेफ्ट पे आ रहा है, फिर उससे आगे कुछ स्पेस आ रही है, उस स्पेस में ये कोई पिक्चर लगी है, उस स्पेस के आगे कुछ ये स्पेस आ रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये एलिमेंट आ रहा है, जिसके अंदर क्या है, सॉरी, जिसके ऊपर यहाँ पे कुछ नैप बार टाइप लगा है, ये बटन लगे हैं। अब अगर मैं नॉर्मली उसका बिहेवियर देखूं तो इस इन बटन को यहाँ पे नीचे आना चाहिए, इसको इसके नीचे आना चाहिए, इस इमेज को इसके नीचे आना चाहिए, लेकिन ऐसा बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ऐसा ऐसा वेबसाइट नहीं बनती। उसकी रीजन क्या है, अगर हम ऐसे वेबसाइट बनाने लग जाएंगे तो ये स्पेस तो फारिग रहेगी, इस स्पेस को हम यूटिलाइज कैसे करें। अब ये अगर यूट्यूब ऐसी हो कि सारा कुछ एक लाइन में आ रहा है, इधर से सारा कुछ वाइट हो, तो क्या अच्छा लगेगा हमें? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह अगर फेसबुक के केस में देखें तो फेसबुक के केस में देखें यहाँ पे, तो फेसबुक के केस में भी सेम है कि अगर फेसबुक वाले सारा कुछ बाय डिफॉल्ट स्टैटिक पोजीशन के ऊपर चलते और बाय कोई लेआउट इस्तेमाल ना करते, तो एक्चुअली ये सारे आइटम, ये सारे बटन इसके नीचे आने चाहिए यहाँ पे। क्यों आने चाहिए? क्यों? उसकी उन सारे एलिमेंट की पोजीशन स्टैटिक होती है और वो उसके एक दूसरे के नीचे आते हैं, तो इन सारे एलिमेंट को बाय लॉजिक तो नीचे आना चाहिए एक दूसरे के, हालांकि ये ऐसे नहीं है। अगर अच्छा ये ऐसे नहीं है तो फिर कैसे हैं, इनको कैसे हम देखें? अगर ये ऐसे नहीं है, इनको हमने देखो, ये हमने यहाँ पे इतना हिस्सा किया, अब फेसबुक वालों ने पूरी स्ट्रेटजी अप्लाई की कि कोई भी स्पेस आपको फारग नजर नहीं आ रही, किसी ना किसी स्पेस पे कुछ ना कुछ एलिमेंट रखा हुआ है उन्होंने, कुछ ना कुछ ऐसी यूआई दिखाई हुई है जिससे हम कुछ ना कुछ फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर चैट के आइकन है, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारा कोई वीडियो लगा दी है, यहाँ पे इनसाइट दिखा रहा है वो, यहाँ पे अबाउट का सेक्शन बना दिया, यहाँ पे कोई लिस्ट बना दी, तो उसने पूरी स्क्रीन को इस तरह से यूज किया कि कोई स्पेस खाली हमें नजर नहीं आ रही, और इससे हमें देखने में मजा भी आ रहा है। हम मतलब एक एक ही दम हम ज्यादा चीजें देख सकते हैं और एक ही दम ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से हमारे पास आ सकती है। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई वेब लेआउट इस्तेमाल ना करें तो ये एलिमेंट नीचे आएँगे, तो काफ़ी हिस्सा हमारा एज़ अ स्पेस खाली रहेगा, और हम एलिमेंट को अगर यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे करना चाह रहे हैं, इधर करना चाह रहे हैं, इधर करना चाह रहे हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास वेब लेआउट का कंसेप्ट है। अब समझ आ गई वेब लेआउट होते क्या हैं, बनते कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे भी दिखा रहा है वो, इस पिक्चर में भी, कि हमारे पास है यहाँ पे कुछ हेडिंग है ऊपर, फिर हेडर है, फिर नैप बार है, पैराग्राफ है, फुटर है, तो इन सारी चीज़ों को मिला के कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे दिखानी है, इन चीज़ों को सबको मिला के वेब लेआउट का कंसेप्ट हमारे पास बन के आता है। सही है? अच्छा, अब वेब लेआउट हम बनाते कैसे हैं? मतलब एलिमेंट को पोज़ीशन कैसे करते हैं? एलिमेंट को उनकी जगहों पे कैसे फिक्स करते हैं? अच्छा, इनको हमने पोजीशन नहीं दे देनी, कि हम पोजीशन के थ्रू कर लेंगे कि इसको यहाँ पे दिखा दें, इसको यहाँ पे टॉप भी इतना दे दें, बॉटम भी इतना दे दें। वो हर स्क्रीन पे नहीं चलता। वो हर स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव इश्यूज आते हैं, लाइक अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो माइट बी वो खराब हो जाए, डिज़ाइन सारा एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आ जाएँगे। अगर हम पोजीशन कर देते हैं, तो पोजीशन करने से क्या होता है, जब हमने पहले पोजीशन किया था इसको, जब हमने एलिमेंट को पोजीशन ऐसे कर दिया था, तो इससे क्या हुआ था, ये दूसरे एलिमेंट की तमीज़ भूल गए हैं। अब यहाँ पे मैंने कोई हेडिंग बनाई है, सॉरी, अ, यहाँ पे अब मैंने कोई हेडिंग बनाई है, यहाँ पे कोई नैप बार लगाई है, अगर मैं उनकी पोजीशन कर दूँगा, तो पोजीशन करने से तो सारा काम खराब हो जाएगा, वो एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर आने लग जाएँगे। क्यों? जब मैं इनको जब मैं इनको लेआउट ऐसे कर देता हूँ, तो इनको अगर मैं टॉप रहने दूँ और लेफ्ट कर दूँ 0,
तो ये तमीज भूल जाता है ना दूसरे एलिमेंट की। यहाँ पे ये देखो, अब ये उसके ऊपर आके बैठ गया है, अब इसको पता ही नहीं कि दूसरा एलिमेंट भी है, तो हम इस तरह से लेआउट सेट नहीं कर सकते। इस तरह लेआउट सेट करने बैठेंगे पोजीशन से तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ फिर क्वेश्चन आता है पोजीशन क्यों करते हैं, या पोजीशन भी करते हैं लेकिन वो किसी स्पेसिफिक केस में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह कर देते हैं किसी एलिमेंट को। यहाँ पे आपको फैब आइकन नजर आ रहा होता है जो कि ऑलवेज स्टिक ही रहता है, वहां पे हम पोजीशन करते हैं, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके बॉटम पे स्टिक कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों को जो हम मूव ना करना चाह रहे हो, उनके ऊपर हम पोजीशंस करते हैं। हम पूरा लेआउट पोजीशन से मैनेज नहीं करते, ये जहन में आपने रखना है। पूरा लेआउट कैसे मैनेज करते हैं, ये कुछ वेज हैं जिनसे हम मैनेज करते हैं। टेबल से, जो कि हमने फर्स्ट असाइनमेंट में कवर किया कि टेबल से हम पूरा टेबल को टेबल रोज में, यानी कि इसको एक रो बना लें, इसको रो बना लें, इसको रो बना लें, फिर ऐसे कॉलम्स में डिवाइड करें, फिर जिस एलिमेंट में हमने सर्च लगानी है उसमें जाके वो लगाएं। तो ये एक पुराना ओल्ड तरीका था जो कि डेप्रिकेट हो चुका है, जो कि अब यूज नहीं लोग करते, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको तो लिस्ट से निकाल देना ना हमने। तो ये हमने वैसे टेस्ट ले लिया इसका पहली या दूसरी असाइनमेंट में, अब मजीद हम इसको यूज नहीं करेंगे और आप लोग भी नहीं करेंगे। अच्छा जी, अगला क्या तरीका है जी, हम एक हमारे पास है फ्लोट की प्रॉपर्टी। फ्लोट की प्रॉपर्टी से हम एलिमेंट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट पे राइट पे इस तरह करके अलाइन कर सकते हैं कि उसने कहाँ पे जाना है, लेफ्ट जाना है दिखना है या राइट दिखना है। तो बॉक्सेस को लेफ्ट राइट पे मूव कर सकते हैं फ्लोट के साथ। फिर हमारे पास ग्रिड सिस्टम है। फिर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, हम वेब डिजाइन मीडिया क्यूरी यूज करते हुए वो करेंगे। फिर लास्ट पे बचता है फ्लेक्स बॉक्स। तो ये वो वेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी ऐप का लेआउट सेट कर सकते हैं। आज जो हम जिस पे फोकस करेंगे वो ग्रिड है, बाकी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कि बाकी जैसे काम कैसे करते हैं, फ्लोट कैसे काम करता है, इसको हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आज हम कोई काम की चीज़ जो कि हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, जो 90% जो लेआउट यूज़ हो रहे हैं वेब के अंदर वो ग्रिड लेआउट यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों ने याद रखना है 90% के करीब वेबसाइट जिस पे बनती हैं जब लेआउट डिज़ाइन होता है तो वो ग्रिड सिस्टम से डिज़ाइन होता है। तो आप लोगों ने इसको फोकस रखना है इसके ऊपर। हमने इन्हीं ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए इस पे काम करना है। और यही ग्रिड हमने अपनी असाइनमेंट में, अब जितने भी आगे हम काम करेंगे, जितने भी असाइनमेंट्स करेंगे, वो यही ग्रिड सिस्टम को यूज़ करना है, ग्रिड सिस्टम वाले कंसेप्ट को वेब लेआउट बनाने के लिए। फ्लोट और बाकी चीज़ों को भी ट्राई करेंगे, सीख लेंगे उनको एक दफ़ा, लेकिन फोकस हमने इसके ऊपर रखना है। और फ्यूचर के अंदर ग्रिड, और फ्यूचर में हम फ्लेक्स बॉक्स पे मूव हो जाएंगे। मतलब जब हम मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे होंगे, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट वाला हिस्सा है जिसमें हम रेक नेटिव करेंगे, उसमें हम फ्लेक्स बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। वेबसाइट बनाने के लिए हम ग्रिड लेआउट यूज करते हैं, यानी कि मोबाइल बनाने के लिए जो लेआउट की टाइप यूज होती है वो फ्लेक्स बॉक्स है। वेब बनाने के लिए जो टाइप यूज होती है वो है फ्लेक्स बॉक्स, वो है सॉरी ग्रिड। अच्छा जी, ये टाइप्स होती हैं, इनका अंडरस्टैंड हो गया। अब हम फोकस करने लगे जी ग्रिड कैसे काम करता है। फ्लोट को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस वीक में कोई अच्छी असाइनमेंट कर लें। अच्छा, ग्रिड कैसे काम करते हैं जी, इसके ऊपर हम आते हैं। अच्छा, एक दफ़ा मैसेज कर दें मुझे एक दफ़ा सब लोग कि जितना भी हमने कवर कर लिया है, कि आपको थोड़ा इसका आइडिया बन गया, क्लियर हो गया, तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि अब ये ग्रिड वाली एक नई कंसेप्ट जो है वो आ गया है। पोजीशंस क्या होती हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स। और स्टैटिक पोजीशन क्या होती है, और फिर वेब लेआउट कैसे होते हैं, कैसे मैनेज होते हैं, कितने किस्म के वेब लेआउट्स हैं। ये अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट करे, इसको साथ ही देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर आते हैं। जी शबीर, एक दफ़ा पढ़ लें, लेक्चर हो जाए, उसके बाद शेयर कर देंगे। अच्छा, गॉट इट सर। हाँ जी सर, क्लियर है, गॉट इट। ओके, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। सनात को भी क्लियर हो गया, अब्दुल्ला को भी क्लियर हो गया, राशिद को भी क्लियर हो गया। तो ऑलमोस्ट जो कमेंट हैं वो कह रहे हैं जी हमें जी ठीक है, समझ आ गई है। क्योंकि समझ आना मकसद है, मकसद ये नहीं है कि टॉपिक बस गुरदारी जाओ। ऐसे तो मैं आज ही सारे कोर्स खत्म कर दूं। कंसेप्ट ये है कि आप लोगों को समझ आए बात। जितनी बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ आ रही है तो हम सही जा रहे हैं। अगर वो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मतलब हम
ठीक नहीं जा रहे हैं, हमारी स्पीड में फ़र्क है, हमें किसी और तरह से एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करना है, तो ये हमें साथ-साथ देखना है। अच्छा जी, समझ आ रहा है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इन कमेंट को ज़रा हाइड करते हैं, हम आते हैं दोबारा से और ग्रिड लेआउट को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, ग्रिड लेआउट कैसे काम करते हैं, इसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब हम पोज़ीशंस को ख़त्म कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम पोज़ीशंस अब नहीं कवर कर रहे हैं, हम आ गए हैं ग्रिड के ऊपर। और ये भी ख़त्म कर देंगे। कोई भाई हैं यहाँ पे, वो एंग्री जो है ना, गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छी बात है। ठीक है जी, उनकी नींद ख़राब हो रही होगी हमारी वजह से, इसलिए ये गुस्सा कर रहे हैं वो, या उनको समझ नहीं आ रही होगी। अच्छी बात है। अगर तो समझ नहीं आ रही तो हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपकी नींद ख़राब हो रही है तो आप फेसबुक को लॉग आउट कर सकते हैं। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। अ, ग्रिड कैसे काम करता है उसके ऊपर आ रहे थे हम। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है जी, मुझे गोल क्या है? गोल ये है हमारा कि एलिमेंट सारे टॉप से बॉटम आते हैं, जो कि स्टैटिक बिहेवियर है। हम ये करना चाह रहे हैं, एलिमेंट को डिवाइड करना चाह रहे हैं स्क्रीन पे। कुछ एलिमेंट यहाँ पे हों, कुछ यहाँ पे हों, कुछ यहाँ पे हों, बटन यहाँ पे लगा हो, और ये चीज़ यहाँ पे हो, ये चीज़ यहाँ पे हो, इधर वीडियो हो, इधर अबाउट का सेक्शन हो। तो हम एलिमेंट को कहीं ऊपर नीचे टॉप साइड पे आगे पीछे करना चाह रहे हैं। अच्छा, अगर एक चीज़ आप देखें, तो ये एलिमेंट अगर आप यहाँ लेफ्ट से देखना शुरू करें और राइट की तरफ जाएँ और पहली लाइन को सिर्फ देखें, इस वाली को, तो आप देख रहे होंगे ये है एलिमेंट इस तरह हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, लेकिन है तो ये स्क्रीन के अंदर ही ना। ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन से बाहर चले गए हैं, मतलब यहाँ से स्क्रीन शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है ये स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, स्क्रीन के अंदर ही हैं। अच्छा, स्क्रीन के अंदर हैं, और ये एक स्क्रीन के अंदर डिफरेंट जगह पे पोज़ीशन है, यानी कि ये इसकी यहाँ पे है, शुरू में ये है, फिर सर्च बार है, फिर ये है, फिर ये है, और ऐसे चल रहा है ये सीन। इसी तरह ये वाला है कि ये यहाँ से इस तरफ को जा रहा है, और ये है, अगर आप देखेंगे पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये सेक्शन आ रहा है। तो कहीं ये पूरी स्क्रीन में हम डिफरेंट हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ग्रिड का कंसेप्ट क्या कहता है हमें? वो ये कहता है कि अगर आप अपनी पूरी स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लो ना, तो आपके सारे मसले खराब सीधे सही हो जाते हैं। मतलब आप समझो कि ब्राउज़र की जो 100% विड्थ है वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो अब आपके बाकी सारे मसले रिज़ॉल्व हो जाते हैं इसमें। कैसे? कि अगर हम मैं बोलूँ यहाँ से कि आपका जो ब्राउज़र है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पे एंड कर रहा है। सही है? अब मसला क्या था कि जो एलिमेंट आते हैं, ये ऐसे है ना आपका पूरा ब्राउज़र। तो मसला क्या है, जब मैं एलिमेंट क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे आता है। सही है? अब मसला ये है कि ये जो सेकंड वाला है ना, ये वाला एलिमेंट, मैं चाह रहा हूँ कि ये एलिमेंट जो है ना, इस वाले एलिमेंट के यहाँ करके लाई करने लग जाए, यहाँ करके। फिर मैं चाह रहा हूँ कि ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है ना, इसको यहाँ मैं यहाँ से उठाऊँ और इसको कहीं लास्ट पे यहाँ पे आगे रख दूँ। सही है? अच्छा, ग्रिड क्या कहता है? ग्रिड कहता है कि अपनी स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर लो, आपके मसले सारे रिज़ॉल्व हो जाएँगे। अच्छा, बात कहीं ठीक कर रहा है वो। कैसे? अब देखो, मैंने 3 एलिमेंट बनाए थे, वो ऊपर-नीचे आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक एलिमेंट यहाँ पे आए, एक एलिमेंट कहीं यहाँ करके आए, तो एक एलिमेंट कहीं यहाँ करके आए। सही है? अब मेरी स्क्रीन 12 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ये हिस्सा हमने यूज़ नहीं किया, ये हिस्सा भी हमने यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि इस हिस्से में हम कुछ दिखाना ही नहीं चाह रहे। लेकिन इस हिस्से में हमने दिखाना चाह रहे थे। अब स्क्रीन 12 हिस्सों में डिवाइड है, तो 3 हिस्सों में हमने कुछ नहीं दिखाया। पहले हिस्से में दिखाया, फिर 3 हिस्सों में कुछ नहीं दिखाया और नीचे वाले एलिमेंट को यहाँ पे ले गए। फिर आगे वाले जो बाकी एलिमेंट थे उनमें भी कुछ नहीं दिखा रहे हम। ऐसे ही लेके जा रहे हैं, ऐसे ही लेके जा रहे हैं और लास्ट वाले में हमने वो एलिमेंट दिखा दिया। बात क्लियर हुई?
अब अगर एक ऐसी चीज है जो, अब बाकी एलिमेंट अगर मैं स्टैटिकली बनाऊं तो ऐसे नीचे को बनेंगे। अब इसमें से ये वाला एलिमेंट मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ करके नजर आए, इस पोजीशन पे नजर आएगी। अच्छा यहाँ पे नहीं नजर आना चाह रहा, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ एक और लाइन ड्रा कर दूं। ये लाइन खत्म हो गई, अब इसके एलिमेंट खत्म हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पे नजर ना आए लेकिन यहाँ करके नजर आए। तो अब एक और लाइन हम इसके नीचे भी ऐसे ड्रा कर लेंगे। अब ये इसकी हदूद है, तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट मैं खाली छोड़ दूंगा, इनको मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ दिखाने नहीं जा रहा। तो यहाँ पे कुछ दिखाना नहीं चाह रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, और बाकी भी ऐसे खाली छोड़ दूंगा। सही है, ये भी मैंने खाली छोड़ दिए। अब आप आओ दोबारा से, इसको डिस्कार्ड करते हैं। अब आप लोग दोबारा से यहाँ पे आओ। तो आप सोचो कि कोई भी हम एक लेते हैं, W3 स्कूल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो इस वाली रो को देखो, इस होम वाली को। अभी ऊपर नीचे बाकी छोड़ दो, इसको देखो, यहाँ पे जहाँ पे दो बटन लगे हुए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 हिस्से हैं, या मैं ऐसे कर लूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 12 हिस्से हैं, उसमें से दो हिस्से मैंने यहाँ को छोड़ दिए और दो हिस्से इसको छोड़ दिए, बाकी कितने बच गए हमारे पास? 8 हिस्से। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 8 बचे। अब उस 8 में से एक हिस्से में मैंने ये बटन लगा दिया, एक ये लगा दिया, और अंदर वाले जो 6 हैं वो छोड़ दिए बिल्कुल एम्प्टी। यानी कि हम दोबारा से अगर इसके ऊपर आए और इसको जरा बड़ा करें, पेन लें अपना रेड कलर का। अब ये टोटल 12 थे हमारे पास, ये समझो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्क्रीन थी उसमें से दो हिस्से जिसके अंदर मुझे साइड बार नजर आ रही थी, ये वो थी जिसमें मुझे साइड नजर आ रही थी W3 स्कूल पे, और इन दो हिस्सों में मुझे ऐड नजर आ रहा था। ये मैंने क्या दिया, ये साइड पे है। अब यहां से लेके एक लाइन थी ऐसे, और ऐसे एक रो जो थी उसमें एक बटन यहाँ पे बना हुआ था और एक बटन यहाँ पे बना हुआ है। तो अब अगर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 को हमने 6, एक ही रो के अंदर 6 स्पेसिस को हमने यूज किया। बाकी स्पेसिस वाइट थी, मतलब इनको हमने कहीं यूज ही नहीं किया, ये एम्प्टी है। सही है, ये मैंने एक यूज केस आपको बना के दिया। और कोई यूज केस देख लेते हैं, जरूरी नहीं कि यही एक यूज केस है। और कोई यूज केस देख लेते हैं हम कि कोई इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, इसको देखते हैं अब। यहाँ पे आ जाते हैं, किसी कोई अच्छा सा यूज केस आ जाए ना मेरी नज़र में। अच्छा इसको देख लेते हैं। ये एक ये जो लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट आ रही है और ये लिस्ट आ रही है, इस पे फोकस करते हैं हम। 3 लिस्ट आ रही। अच्छा अगर आप लोग सोचो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 12 जो कॉलम है मेरे पास, मैंने पूरे हिस्से को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 12 कॉलम में डिवाइड कर दिया। और इस 12 कॉलम में से अगर मैं ये एक दो कॉलम यहाँ पे छोड़ दूं और दो कॉलम यहाँ पे छोड़ दूं, तो मेरे पास कितने कॉलम बचेंगे पीछे? मेरे पास पीछे बचेंगे 4 कॉलम निकल जाएंगे, मेरे बचेंगे 8 कॉलम। तो 8 कॉलम को मैंने बीच में से ऐसे डिवाइड कर लिया, या मैं ऐसे कह दूं कि इसको मैंने एक दे दिया, इसको भी एक दे दिया, और इन बाकियों को ऐसे यूटिलाइज कर लिया। या ऐसे कह दूं कि इसको मैंने 4 यूज कर लिया, इसको भी 4 यूज कर लिया, इसको भी 4, यानी कि ये स्पेस मैंने मार्जिन से सेट कर ली, इन दोनों की तरफ से मार्जिन दे दिया, इधर से भी और इधर से भी। और इसको मैंने 12 में से 4 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए और 4 इसको दे दिए। इसी तरह अगर मैं इधर आऊं तो ये कैसे होगा कि अगर हम ये कहेंगे यार चलो एक कॉलम हम यहाँ छोड़ देते हैं, एक यहाँ छोड़ देते हैं, या ऐसे कह लेंगे कॉलम यहाँ से लेके यहाँ तक शुरू कर लेते हैं 12 पूरे, इसको हम मार्जिन दे देते हैं इधर से और इधर से, और इसके अंदर से हम इसने तकरीबन 8 यूज़ कर लिए और इसने 4 की स्पेस ले ली।
तो हम इस तरह करके डिवाइड करते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे यूज़ होगा। अगर इसको देखें तो ये यहाँ से लिए यहाँ तक आप कह लो कि ये 8 यूज़ कर रहा है, ये 4 यूज़ कर रहा है ऐसे। तो इस तरह हम अपनी स्क्रीन को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं। होपफुली कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बना होगा कि ये कॉलम्स कैसे काम कर रहे हैं। एक रो के अंदर हमारे पास टोटल 12 कॉलम होते हैं, सही है। हम अपनी ब्राउज़र की 100% विड्थ को, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक को 12 हिस्सों में, ऐसे हिस्से लाइनें लगा लेते हैं, 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। उन 12 हिस्सों में से जितने आपने यूटिलाइज करने हैं उतने करते हो। लाइक कोई ऐसा बॉक्स बनाना है जिसको 6 कॉलम यूज करोगे तो वो हाफ स्पेस ले लेगा। 6 इसने यूज करने हैं, वो भी हाफ ले लेगा। 4 इसने करने हैं, 4 3 या 12, हम टोटल 12 करने हैं किसी भी तरह से। हमने 4 4 के 4 सेक्शन बना लिए, इस तरह करके हम डिफरेंट सेक्शन बना लेते हैं। तो ये ग्रिड सिस्टम यूज कैसे करते हैं, उसके लिए डिफरेंट मार्केट के अंदर ग्रिड जो प्रोवाइड करती हैं फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं। उन्होंने क्या किया होता है, हमारे लिए बहुत सारी सीएसएस को मैनेज करके ये ग्रिड का कंसेप्ट हमें दिया हुआ है। अ, उसमें एक जो टॉप ट्रेंड पे है वो बूटस्ट्रैप है, जो कि ग्रिड लेआउट प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा टन्स ऑफ हैं जो कि मार्केट के थाउजेंड के करीब ही होंगी, या कम से कम हंड्रेड्स तो होंगी, जो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो सबसे टॉप ट्रेंड पे है वो बूटस्ट्रैप है। आप कैसे कि देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप को सर्च करें तो बूटस्ट्रैप ग्रिड करके सर्च कर लें। हमने एक्चुअली ग्रिड फीचर यूज करने पे फोकस कर रहे हैं। स्टेप के अंदर ग्रिड आ गया, वही 3 कॉलम टोटल 12 कॉलम उसने यूज कर लिए ऐसे करके। ये उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रही है कॉलम्स के। अच्छा, बूटस्ट्रैप है, देन हमारे पास है टेलमेंट सीएसएस, बहुत फेमस है। कोशिश करेंगे कि हम इसको भी कवर करें। इसके अंदर भी ग्रिड होता है, इसका भी ग्रिड सिस्टम है। देन हमारे पास है एमडी बूटस्ट्रैप। ये सारी लाइब्रेरी देती हैं। अभी हमने कंसेप्ट ग्रिड का अंडरस्टैंड कर लिया, कंसेप्ट सेम रहता है, फिर मैटर नहीं करता हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट 12 कॉलम होने हैं एक रो में और उस हिसाब से हम एलिमेंट को एडजस्ट कर रहे होंगे, तो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। अच्छा, एमडी बूटस्ट्रैप है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल आईसीएसएस है। मटेरियल आईसीएसएस है। उसके बाद हम आन डिज़ाइन है, मटेरियल यूआई है, वो बाद में हम देखेंगे, अभी फोकस करते हैं इसके ऊपर। मोस्ट पावरफुल जो है वो टेलवेंट सीएसएस है। बहुत बहुत सारे फीचर हैं इसके अंदर, बहुत सारे फीचर हैं, टेंस ऑफ फीचर्स हैं। एंड मोस्ट फेमस जो है वो बूटस्ट्रैप है, तो जो कि हमें ग्रिड लेआउट प्रोवाइड करती हैं। हम अपना भी ग्रिड बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना नहीं बना सकते, लेकिन इन लोगों ने ऑलरेडी अगर ग्रिड सिस्टम हमें बना के दिया हुआ है कॉलम्स को डिवाइड करके उन सारी चीज़ों को, तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कभी भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी अगर एक चीज़ ऑलरेडी डेवलप है आप उसको रीडेवलप करें। इस चीज़ का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप ज़ीरो से ग्रिड सिस्टम डिफाइन करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर और क्लाइंट को सेंड करते हो, तो क्लाइंट उस चीज़ को आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप लोग अपनी क्यों डेवलप करोगे। तो हम कोशिश करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क का लेआउट यूज़ करें और उसमें से जो ग्रिड का कंसेप्ट है उसका उसको यूटिलाइज किया जा सके। देन हमने इसको करना कैसे है, करना इंतहाई सिंपल है। इसे आना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये हमारे लिए डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी बूटस्ट्रैप। ये जैसे डाउनलोड हो जाएगी तो ये यहाँ पे आ गई है, हम इसको कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आएंगे, उसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, बूटस्ट्रैप ये कोई भी जो थर्ड पार्टी है, एक्चुअली वो सी एस एस ही है, ये सी एस एस के फ्रेमवर्क्स हैं। अगर मैं इसकी सी एस एस में जाता हूँ तो बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस दिखाता हूँ, तो इन्होंने तकरीबन 8,000 के करीब हमें लाइंस ऑफ कोड जो है वो करके दिया हुआ है। 8,000 के करीब आई थिंक सो क्लासेस हैं या लाइंस ऑफ कोड है। तो उसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि लेआउट कैसे मैनेज करना है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं।
तो ये सारी सीएसएस इन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। अच्छा, इनमें कोई नई कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। आप इसमें से प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करेंगे, वही प्रॉपर्टी हैं जो आपको भी आती हैं। मतलब वही कलर है, वही बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड की इमेज की अभी हम पढ़ लेंगे प्रॉपर्टी। बॉर्डर है जो लास्ट टाइम हमने देखा, बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपको नजर नहीं आएगी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। बैकग्राउंड कलर है, तो ये प्रॉपर्टी वही है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया है ऐसी सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। लाइक विड्थ हमने पढ़ी, हाइट पढ़ी, हमने बैकग्राउंड पढ़ा, बैकग्राउंड कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे अभी। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज वही होंगी जो प्रॉपर्टीज हमें आती हैं, जो हमने पढ़ ली हैं। इन्होंने भी कोई नई चीज हमारे लिए नहीं की, या कोई टेलवेंट सीएसएस है, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि सबको सबको पता है और सबको आती हैं। इसी तरह बाकी सारी प्रॉपर्टी भी काम करती हैं। हाँ सॉरी, बाकी सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं, उनके अंदर भी ग्रिड सिस्टम होते हैं, उनके अंदर भी उन्होंने भी यही प्रॉपर्टीज को यूज किया हुआ है। बस आपके लिए एक लॉजिक बना दी है, आपको खुद से लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है उस लेआउट के लिए। लेआउट मैनेज करने के लिए ऑलरेडी मैनेज है, तो हम वही यूटिलाइज करें। अब हम आते हैं आगे। अच्छा जी, हम आगे क्या आते हैं। यहाँ पे और इसको करेंगे लिंक। सबसे पहले हमने करना ये है, जो हमेशा याद रखना है, जो अपनी सीएसएस है उसको नीचे नीचे रखना है, क्योंकि हमें पता है कि सीएसएस बोलते हैं इसको क्योंकि ये कास्केडिंग है, यानी कि ओवर राइटिंग का कंसेप्ट है इसके अंदर। तो अगर आपने कोई उसकी सीएसएस को अपने साथ ओवर राइट करना है तो डेफिनेटली अपनी फाइल को उसकी फाइल से नीचे रखेंगे। तो सीएसएस की फाइल को इंपोर्ट करने के लिए सीएसएस के फोल्डर में जाएंगे, उसके फोल्डर में जाएंगे, डेस्टिनेशन में जाएंगे, सीएसएस के अंदर जाएंगे, और इसमें से एक जो बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस या बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस कर लें। मिन के अंदर फ़र्क ये है कि वो सारा एक ही तरह से मिक्स कोड है, नॉन रीडेबल कोड है, ताकि स्पेस बचाई जा सके, साइज कम हो, स्पेस से भी साइज इंक्रीज होता है। अच्छा, ये अब ऐड हो गया। हमें कैसे पता लगेगा ऐड हो गया? हम देखेंगे कि इसके अंदर इसका जो लेआउट है वो काम कर रहा है कि नहीं। हम करते हैं जी कंटेनर, और सबसे पहले एक कंटेनर की क्लास हम बनाते हैं। अगर हम कंटेनर किसे कहते हैं, अब इसके ऊपर आते हैं हम, यहीं से देख लेते हैं। एक जो सेक्शन है उसको हम एक कंटेनर बोलेंगे, यानी कि आप देखो वेबसाइट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे देखो एक सेक्शन ये है, ये सारा एक सेक्शन है। अब ये एक दूसरा कोई सेक्शन आ गया क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, इसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है। ये कोई और सेक्शन आ गया है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लगी हैं। फिर यहाँ भी कोई सेक्शन आ गया है, फिर यहाँ भी कोई सेक्शन आ गया है। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो एक सेक्शन के लिए हम एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर मुराद जो इनका पेरेंट होता है एक सेक्शन का, सेक्शन पेरेंट कह लें आप। तो एक कंटेनर की क्लास बनाएंगे, उसके अंदर रो की क्लास बनेगी। मतलब एक कंटेनर में मल्टीपल रोज हो सकती हैं। लाइक ये एक कंटेनर है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कंटेनर है, और इसमें कितनी रोज हैं? एक रो तो ये वर्क वाली है सारी, फिर एक रो ये है जिसमें तीन तस्वीरें लगी हैं, और एक रो ये है जिसमें ये तीन चीजें लगी हैं। अब मैं जाता हूँ जी, एक रो हमने बना ली। अब मैं कह रहा हूँ कि जी कॉलम हमने क्रिएट करने हैं। अब इसको डिजाइन करने की सोचते हैं, इस वाली चीज को। तो हमने एक कंटेनर बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन तीन हिस्सों में अपनी स्क्रीन को डिवाइड करूँ ताकि मैं तीन पिक्चर्स लगा सकूँ। तो मैं कहता हूँ जी कॉलम कॉल 3 के साइज के साथ मुझे, सॉरी 4 के साइज के साथ तीन सेक्शन मुझे बनाने हैं। वो मुझे ऐसे बना के दे देगा। इसमें मैं इमेज 1 लगा लूँगा, इसमें मैं इमेज 2 लगा लूँगा, इसमें मैं इमेज 4 लगा लूँगा। आपने फोकस ये करना है कि टोटल कॉलम 12 होने चाहिए, एक रो के अंदर टोटल कॉलम 12 होने चाहिए। एक कंटेनर रिप्रेजेंट करेगा एक सेक्शन को, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है, ये वाला एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो
हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया हिस्सों में, और एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल रोज हो सकती हैं, लाइक ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, और एक रो में 12 कॉलम होने चाहिए। तो टोटल एक रो ये हमने यूज की यहाँ से यहाँ तक, और इसमें कॉलम कितने हैं टोटल? 4 4 और 4 इनको जमा करें तो 12 बनता है। हम स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या इफेक्ट है। आप ये देखें, अब मैंने इनको नहीं बोला कि आपने इसको अलाइन करना है ऐसे, वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो रहा है, एक दूसरे के सामने आ रहा है। इवन अगर हम इनके अंदर हेडिंग भी यूज करेंगे, वो एक दूसरे के सामने आएगा। ये इसकी पावर है। अब अगर आप पहले पहले देखें, अगर मैं ये चीज खत्म कर दूं यहाँ से, ये चीज खत्म कर दूं, तो फिर क्या होगा? ये तो एक, ये H1 H2 एक दूसरे के नीचे आने चाहिए ना, ऐसे ऊपर तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये स्टैटिक बिहेवियर में काम करते हैं। तो ये पावर हमें लेआउट देता है। लेआउट कहता है जी ठीक है, आप अपनी स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड करो। ये कंटेनर बनाया, एक सेक्शन बना लिया हमने, और उसके अंदर हमने 12 हिस्सों में उसे डिवाइड कर लिया। सही है। और 12 हिस्सों में डिवाइड करके हमने उसको अपना यहाँ पे लोरम 1, लोरम 2, लोरम 3 लगा दिया। अब इस तरह करके आप कोई भी सेक्शन डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि यार ये जो हैं ये जो हैं ये 3 यूज करे, ये भी 3 यूज करे, और ये 3 और 3 कितने हो गए? और 3 एंड 3 6 हो गए। टोटल हमारे पास 6 और बचे। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये 6 और यूज करे, तो ये इधर आ जाएगा। ये अब 3 यूज कर रहा है, ये भी 3 यूज कर रहा है, ये 6 यूज कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ जी यार ये 3 यूज करे और ये 6 यूज करे, अब ये सेंटर वाला बड़ा हो जाएगा, सेंटर वाले के पास स्पेस ज्यादा आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये 3 यूज करे लेकिन ये 6 यूज करे, तो पहले वाला ज्यादा स्पेस ले लेगा, ये ज्यादा स्पेस ले लेगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो है ये 2 करे, ये भी 2 करे, ये भी 2 करे, तो टोटल हमारे पास हो गए 6 हो गए। और हम कह देते हैं जी कॉल 3 यहाँ पे क्रिएट हो जाओ, उसको खाली छोड़ देते हैं। इसी तरह कॉल 3 यहाँ पे क्रिएट हो जाओ, उसको भी हम खाली छोड़ देते हैं। यहाँ पे अभी ये खाली आ रहा है, यहाँ पे खाली आ रहा है, ये आपस में एडजस्ट हो गए हैं। सही है। तो इस तरह करके हम थिंक कर सकते हैं चीज़ों को, कि आपने कहाँ पे लेआउट करना है, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली लेआउट सेट होगा। आप लोग थोड़ा मुझे बताएंगे, आपको थोड़ा आइडिया हुआ है? तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं आपको ये 2 3 सेक्शन बना के दिखाऊं, लाइक ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन आपको बना के दिखाऊं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये कैसे बनाते हैं। क्लास की प्रॉपर्टी में हम कॉलम डिफाइन नहीं कर रहे यार, हमने ये एक क्लास का नाम ही लिखा है यहाँ पे। ये कॉल 3 कुछ क्लास है हमारी। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर, तो ये क्लास वहाँ पे डिफाइन की हुई है हमने। बूटस्ट्रैप डॉट CSS में जाऊँ और इस क्लास को सर्च करूँ, तो ये आपकी वो क्लास है जिसको मैं कॉल 3 बोल रहा हूँ। ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गया। ये एक मैंने क्लास ही डिफाइन किया है ना। अब ये रो जाऊँ, अगर रो को कॉपी करूँ, बूटस्ट्रैप में जाऊँ, यहाँ पे सर्च करूँ, तो ये रो की मुझे क्लास मिलेगी यहाँ पे। तो ये क्लास जो है ये ख़त्म है। ये क्लास कहीं ऊपर से नहीं आ रही, यहाँ पे डिफाइन की हुई है कि इसको कैसे सेटअप करना है हमने। इसी तरह ये है, इसकी भी कोई क्लास है, ये है, इसकी भी कोई क्लास है। तो जितनी चीज़ें यूज़ करेंगे उनकी क्लास होगी हमारे पास।
मेरे यार कैमरे की ना जो बैटरी है वो जल्दी खत्म हो जाती है, 2 घंटे से पहले खत्म हो जाती है। तो मुझे उसका कुछ हल निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो क्लासेस प्री डिफाइन है वही नेम देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी लिखें और वो परफॉर्म होने लग जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता लगेगा कि यार कौन सी क्लास का क्या नाम है। तो उसके लिए हम जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ से हम जाएंगे ग्रिड में। अब यहाँ पे ये बताएगा कि इन क्लासेस के क्या नाम है। आप यहाँ से पढ़ोगे, आपके पास डिफरेंट और भी कंपोनेंट है, यानी कि इसका बूटस्ट्रैप का बटन लगाना है। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आप क्लासेस याद नहीं कर सकते। आप 8,000 क्लासेस कौन याद कर सकता है या 2,000 क्लासेस कौन याद कर सकता है। जो चीज़ हमें चाहिए होती है, हमारे पास ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन सोर्स है, जब मर्जी जाओ कोड कॉपी करो और लगा दो। तो ये क्लासेस को याद थोड़ी ना करना है। ये अच्छा कैसा ना कि अगर हमने कुछ चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, वो कैसे करेंगे। अब मैंने इस H1 का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो डेफिनेटली उसकी फाइल में चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने अपनी फाइल उसकी फाइल से नीचे ऐड की है। हम अपनी फाइल में जाएंगे और जाके हम डिफाइन कर देंगे H1 और उसका कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे और कलर चेंज कर लेंगे। वो तो हम नॉर्मली यूज जैसे करते हैं वो तो ऐसे ही करेंगे। अब देखें ना अप्लाई हो रहा है। अब ये तो वो वैसे ही हो रहा है जैसे कि नॉर्मली हो रहा था। सॉरी मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, कैमरा इधर है। तो ये तो नॉर्मली अप्लाई होगा जैसे नॉर्मल होता है। ठीक हो गया। कोई भी क्लास आपने देनी है, फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है, वो तो अपनी क्लासेस के अंदर दोगे ना। अगर आपने अपनी क्लास देनी है तो आप स्पेस डाल के यहाँ अपनी क्लास दे सकते हो, माई नेम माई क्लास। 2 क्लासेस भी तो दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, माई थर्ड क्लास, कुछ भी दे सकते हो ऐसे। अब हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनमें से कोई एक जो है ना लेआउट सेट करने की कोशिश करें, लाइक दिस वन। इसको कैसे करेंगे हम। तो ये सारा करके देख लेते हैं कि कैसे होगा ये सारे वाला। तो हम ऐसा करते हैं जी, CSS को उड़ा देते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। इसको भी उड़ा लेते हैं, शुरू से करते हैं। अच्छा सबसे पहले ये यहाँ से लेके सेक्शन को मैं कंटेनर बोल रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है। अच्छा अब मुझे जो है ना एक सेक्शन बनाना है तो डेफिनेटली मुझे कंटेनर बनाना पड़ेगा। कंटेनर मैंने बना लिया और उस कंटेनर के अंदर मैंने एक मुझे रो बनानी है, ये वाली जिसके अंदर अवर वर्क लिखा हुआ है। तो मैं रो बना लेता हूँ उसके अंदर। अब इसमें आप लोग मुझे बताएंगे मुझे कितने कॉलम यूज करने चाहिए। तो पूरी रो में एक ही चीज आ रही है, तो 12 के 12 कॉलम मुझे इकट्ठे ही यूज करने चाहिए। उसमें मुझे अवर वर्क लिखना चाहिए। हाँ अब मैं आता हूँ, यहाँ पे अवर वर्क यहाँ पे आ रहा है, जैसे उस पे आ रहा था वैसे ही आ रहा है, फर्क नहीं है। अच्छा लेकिन बैकग्राउंड कलर हमारा वहाँ पे चेंज था, तो हम करते हैं जी यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं अपना। तो ये तो नहीं कलर, अ, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाना चाहिए। ये है ना, कलर मैंने कॉपी कर लिया तो मुझे कंटेनर के ऊपर अपनी क्लास देनी चाहिए, मेन सेक्शन, पावर वर्क।
नाम जो है ना वो प्रॉपर रखा करें। तो अवर वर्क को मैं टारगेट करूँगा और उसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर जो है उसका ये सेट कर दूंगा। ये अब ऐसे आ रहा है। ऊपर जो ऊपर वाला कलर था हेडिंग का वो हम वाइट कर लेते हैं। वाइट हो गया। अच्छा एक चीज आपने नोटिस की होगी यार कि हमने तो कंटेनर लिया और यहाँ साइड में देखें तो ये फुल विड्थ में आ रहा है यहाँ पे ऐसे कि ये फुल विड्थ में आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हमारे केस में ये यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा अवर वर्क की पोजीशन ठीक है यानी कि अवर वर्क जहाँ पे जैसे ये आ रहा है ये सही आ रहा है लेकिन ये बैकग्राउंड कलर सब पे नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्या होती है हमारे पास दो तरह के कंटेनर होते हैं। एक होता है कंटेनर फ्लोइड। कंटेनर फ्लोइड जो होता है वो 100% विड्थ लेता है। और कंटेनर जो होता है वो लाइक अगर मैं इसको कंटेनर फ्लोइड कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो 100% विड्थ लेगा। तो देखो ये 100% विड्थ ले रहा है। अभी अगर हम नॉर्मली सिर्फ कंटेनर की क्लास यूज करेंगे तो उसकी डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है कि साइडों से 20-20 पिक्सल जो है मार्जिन छोड़ देना है। ये मार्जिन छोड़ दिया उसने उसके बाद से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर हम कंटेन पूरा कलर आ रहा है तो हम उसको कंटेनर फ्लोइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि 100% विड्थ लेने लग जाएगा ये ऐसे। अब आप क्वेश्चन करेंगे यार जब हम 100% विड्थ कर रहे हैं तो ये रो जो है वो शुरू में चली गई है लेकिन हमारे पास तो ये अवर वर्क आगे करके है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर एक कंटेनर फ्लोइड लगा लें और इसके अंदर एक कंटेनर बना लें। तो कंटेनर की जो लॉजिक है उसने अपना विड्थ छोड़नी है और अ, उसकी जो लॉजिक है कंटेनर फ्लोइड की उसने 100% विड्थ लेनी है। इस कंटेनर की लॉजिक की वजह से ये जो रो है ये थोड़ा सा आगे मार्जिन कर जाएगी और ये कॉलम जो है अवर वर्क ऑटोमेटिकली आगे वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे आ जाएगा। सही है। एप्लीकेशन आ गई। अब इसको नीचे से बॉर्डर देना है इस H1 को वो तो सिंपल है ना। बॉर्डर दे दो बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल वाइट सॉलिड वाइट बॉर्डर आ गया जैसे इसमें आ रहा है ऐसे ही आ रहा है ना। हमने भी वैसे ही कर लिया। ठीक है। अब उसके अंदर एक और रो है ये जिसके अंदर 3 पिक्चर्स लगी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब ये रो कहाँ पे ख़त्म हो रही है यहाँ पे तो इसके नीचे हम एक और रो बना लेते हैं। अब ये रो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये रो जो है हेडिंग के लिए है फॉर हेडिंग अवर वर्क। और ये जो है फॉर मेन इमेजेस कुछ भी कर सकते हो। अब इस रो में हमें 12 कॉलम इकट्ठे नहीं चाहिए डेफिनेटली हमें डिवाइड करने हैं। तो हमें क्या करना चाहिए 4 इसको देने चाहिए 4 इसको देने चाहिए और 4 इसको। तो पहले हमें कंटेनर ये है ठीक है। तो इसको हम क्या लेंगे जी कॉलम कॉल चाहिए हमें 12 सॉरी 4 चाहिए 3 3। इसमें इमेज 1 आएगी। IMG लगा ही लेते हैं इमेज 1 क्या लगानी है IMG। और सोर्स भी उठा लेते हैं यहाँ से एक इमेज ही ले लेते हैं। और सॉरी यार ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा। ये है ना।
अच्छा जी, ये कॉपी हो गया, इसको हम देख लेंगे चल भी रहा है कि सिर्फ कॉपी ही हुआ है। चल रहा है, सही है। तो हम करते हैं यहाँ पे ये, और इसको इधर और इसको इधर, चार के हो गए। और इमेज को हम कहते हैं जी, तुमने जो विड्थ लेनी है वो 100 पिक्सल लेनी है, हाइट जो लेनी है वो भी 100 पिक्सल लेनी है। तो अब देखते हैं, ये ऐसे आ रहा है, थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी हमें। लाइक हम कह देंगे जी 100% कर दें अगर। सही है। उसको हमने क्या दिया जी, जितनी तुम्हारे पास कॉलम की स्पेस है उतनी उतनी ले लो। सही बन गया। अब ये आगे चलते हैं, आगे क्या बनाना है हमें। तो सेम रेप्लिकेट नीचे सेम ही करना है, तो हम कैसे करते हैं जी, ये जो रो बनाई है हमने, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, कॉपी करते हैं सारी रो को। तो यहाँ पे कमेंट डालते हैं कि सेकंड रो और इमेजेस। कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोड ज़्यादा हो जाता है ना। डेवलपर की जो सैनियरिटी है वो उससे ही पता लगती है कि वो कोड कितना रिलायबल कर रहा है। तो ये अब हमें करना यह है कि इसमें एक रो बनानी है हमें, एक क्लास बनानी है जिसको हमने मार्जिन देना है। तो मार्जिन टॉप ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। मार्जिन वो साथ मिल गए हैं ना, इसलिए हमें उसको मार्जिन देना चाहिए, 15 पिक्सल कर लेते हैं। तो अब नीचे आ गया। अब ऑलमोस्ट ऐसा ही बन गया ना ये, नियर नियर तो हम पहुंच गए हैं। इन चीज़ को चेंज कर लेंगे। अब थोड़ा सा नीचे से भी मार्जिन आ रहा है, या पैडिंग कह लें या मार्जिन कह लें। तो इसका मतलब कि जो हमारा मेन फ्लो वो था, माई वर्क वाली अवर वर्क वाली क्लास, उसको हमें मार्जिन देना चाहिए बॉटम से। टॉप से भी देना पड़ेगा, देख लेते हैं। टॉप पे भी थोड़ा सा दे देते हैं, और थोड़ा सा टॉप से कितना है और ऊपर से कितना है, इधर से देख लेते हैं। टॉप से थोड़ा है और बॉटम पे ज़्यादा है, तो हम लदा लदा देंगे मार्जिन। पैडिंग देंगे ना, सॉरी, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 30 पिक्सल। थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसको 100 कर लेते हैं और इसको 30 कर लेते हैं। सही है। तो अब ये बन गया हमारा समथिंग लाइक दिस। सेम सेम बन गया। अब हम करते हैं, इसे नीचे वाला सेक्शन बनाते हैं। ये ब्लॉग लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं जी, यहाँ पे कंटेनर ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे अ, यहाँ पे इसको कहते हैं जी ब्लॉग सेक्शन। उसके अंदर हमें, अब वो कलर मेरे ख्याल से वाइट है, तो हम कंटेनर फ्लोर ना भी लगाएं तो हमारा गुजारा हो जाएगा। रो है, और एक रो मुझे बनानी है ये वाली। ये सिंपली अगर रो ना भी बनाओ तो हमारा काम चल सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये तो टेक्स्ट लाइन सेंटर करके तो वैसे ही बन सकता है ये वाला। ये तो वैसे ही टेक्स्ट लाइन सेंटर से भी बन जाएगा। अगर कलर है तो डेफिनेटली हमें कंटेनर फ्लोट करना पड़ेगा पीछे। ये भी सिंपल, इसको 12 कॉलम दे देंगे, ये सेंटर में कर देंगे। ये पी का टैग है, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, इसको भी 12 कॉलम में रख लेंगे। ये भी ऐसे ही चल जाएगा। तो होपफुली आपको आइडिया समझ में आया होगा। अब आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये कैसे काम कर रहा है, तो फिर हम उस पर कंटिन्यू करते हैं। मोबाइल में लेआउट ख़राब नहीं होगा भाई, ये ऑटो एडजस्ट होता है। ये देखें, रिस्पॉन्सिव जब मैं करूँगा इसको, तो वो उसकी भी क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। जब हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तो वो लो ऐड कैसे एडजस्ट होगा। ये वैसे ये ख़राब नहीं होगा, ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। लेट मी
लगा लो। एडजस्ट अभी भी कर रहा है, लेकिन हम डिफाइन करेंगे कि इसने अपने आप को कैसे सेटल करना है, कि जब छोटी स्क्रीन होगी तो ये कितने कॉलम नज़र आएंगे और हमारा स्टाइल किस तरह का होगा। एडजस्ट अभी भी कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है ना, तो मोबाइल पे इतना छोटा अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए भी क्लासेस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। अभी रिस्पॉन्सिव पे नहीं आए, अभी हम ये समझ रहे हैं कि ग्रिड सिस्टम कैसे काम करते हैं, लेआउट्स कैसे काम करते हैं, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है। बूटस्ट्रैप डेवलपर का क्या फायदा, समझ नहीं आई मुझे। शेख उमर वो रिस्पॉन्सिव वाला हम नेक्स्ट में देखेंगे, अभी हम वो हमारा लेक्चर नहीं है। हमारे केस में सिर्फ टेक्स्ट को ही करना है, कंटेनर तो ऑलरेडी लगा होगा, टेक्स्ट को सिर्फ सेंटर में करना है। सॉरी। मोबाइल वाला मैं कह रहा हूँ कि हम लगातार क्लास में करेंगे डिस्कस। ये मीडियम स्क्रीन वाला अलग स्क्रीन अलग लेक्चर में होगा, अभी रिस्पॉन्सिवनेस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये समझो कि ग्रिड कैसे काम कर रहा है। आप लोग जब आपको असाइनमेंट मिलेगी तो आप इस ग्रिड सिस्टम को बनाते हुए यूज करेंगे। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है अचानक। तो हम इसको जो है ना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसको मजीद इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, और बाकी लेआउट को भी अंडरस्टैंड करेंगे CSS के। आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी, और असाइनमेंट में आप लोगों ने करना यह है कि इस ये ग्रिड का कंसेप्ट यूज़ करके असाइनमेंट को खड़ा करना है, उसको डिज़ाइन करना है। सही है। फिर जो इश्यूज आएंगे उसके लिए हेल्प डेस्क रख लेंगे। जी ओके, मैं कोड शेयर कर दूंगा। जी नहीं, अगर आप प्रॉपर्टीज डालेंगे तो डेफिनेटली, अगर किसी उसकी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करेंगे तो फिर होगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक ही बात है, डायरेक्ट लगा लें या डोनट करके लगा लें। डायरेक्ट लगाएंगे थोड़ा फास्ट होगा, आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी प्रैक्टिस करते हुए। सीढ़ियाँ लगाएंगे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। जी प्रेजेंटेशन शेयर करती जाएगी। ऑलमोस्ट ठीक है। आज हमने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया है, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आज क्लियर की हैं। होपफुली आप लोगों ने भी इसको जो है, इम्पोर्टेंट लेक्चर था एक हमारा CSS के अंदर, जिसके ऊपर हम बहुत सारा काम करेंगे। तो जिन लोगों ने इसको नहीं लिया तो रिकॉर्डिंग उनके पास होगी, बाकी चीज़ें भी शेयर कर दी जाएंगी। जिन लोगों का मिस हो गया वो होपफुली इसको दोबारा देखेंगे, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। असाइनमेंट आज या कल अपलोड हो जाएगी, उसको प्रैक्टिस करें, उसको बनाएं। फिर फ्राइडे 10 PM पे हम हेल्प डेस्क करेंगे, उसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो वो हम उस पर फोकस करेंगे कि वो कैसे करना है। तो कि कैसे जो है उसको लेआउट करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट लेआउट होगा। लाइक ऐसा कोई लेआउट होगा जिसको आपने डिज़ाइन करना है, कंप्लीट लेआउट, यानी कि कंप्लीट वेबसाइट होगी जो आप, क्योंकि आपको ग्रिड आता है और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो आप इजीली कर लोगे इसको। अब देखो, हमने 1 मिनट में ये सारा लेआउट सेटअप कर लिया, तो इस तरह का लेआउट सेटअप करना कितना टाइम लगता है, 2-4 मिनट में हो जाता है। तो आप लोग इसको देखो और फिर मुझे बताइए। का कोई मसला आता है तो वो फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो
चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी रहेगी वो देखेंगे, और फिर बुक से, और फिर हम बाकी लेआउट देखेंगे। उसके बाद हम गिटहब को शुरू करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।